अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने स्टार्ट किया था IS-16। IS-16 का मतलब क्या था जी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स आते हैं जिनको हमने अपने पास रखा हुआ था ऑनगोइंग एक्टिविटीज या ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर आगे हमने इसके पढ़े थे कि दो मॉडल हैं, एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? इसको आपने रखना है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। फिर हमने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, हमने कहा कॉस्ट तो हमने पढ़ ली थी इनिशियल मेजरमेंट पे, क्या क्या कॉस्ट आती है उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि कॉस्ट कैसे निकलती है। फिर हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर आए थे और हमने डेप्रिसिएशन के 4 मेथड पढ़ने थे, उसके हमने फार्मूलाज वगैरह देखे थे कुछ, और हमने कुछ क्वेश्चन वगैरह को देखा था। लेकिन बीच में एक बात आ गई थी जी, रेजिडुअल वैल्यू की। तो वो रेजिडुअल वैल्यू को थोड़ा सा हम देख लेते हैं आइजा की रोशनी के अंदर। वो कह रहा है रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एन एंटिटी, द एस्टिमेटेड अमाउंट देन एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। मतलब कि अगर आज आज की सूरत हाल को मैं खड़े होकर देखूं ना, आज की डेट के ऊपर खड़े होकर देखूं, मैं सोचूं कि मैंने यहाँ 5 साल बाद एक चीज को सेल आउट करना है, 5 साल बाद सेल आउट करना है। आज की जो मार्केट कंडीशंस बताती है ना कि आज सूद का रेट 22% चल रहा है, आज इमरान खान की हुकूमत है, आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, आज इतनी चीजें सस्ती हैं या चीजें महंगी हैं, आज की सारी कैलकुलेशंस आज की करंट सिचुएशन को देख के करूं और अंदाजा लगाऊं कि 5 साल बाद ना मुझे इस चीज से फॉर एग्जाम्पल 10,000 आ जाना, तो हम इसको कहते हैं ये हमारी रेजिडुअल वैल्यू। मतलब कि इस चीज को अगर मैं बेच दूं ना, 5 साल बाद बेचूंगा तो मुझे 10,000 रुपये मिल जाएगा। 10,000। तो क्या कोई दूसरी सोच भी होगी? दूसरी सोच ये भी हो सकती है कि 5 साल बाद महंगाई बढ़ जाएगी, पाकिस्तान क्योंकि एक गरीब मुल्क है, सूद का रेट बढ़ता जाएगा, चीजें महंगी होती जाएंगी, तो ये लोहे के भाव में बिकेगी ना, तो लोहा उस टाइम आज 10 रुपये पर केजी है, तो उस टाइम लोहा ना 50 रुपये पर केजी होगा। तो अगर मैं 5 साल बाद वाला रेट निकालू ना, तो वो कोई बनता है जी 50,000। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है ना, वो आपकी क्या होगी जी? आज की करंट मार्केट कंडीशंस के ऊपर खड़े होकर देखो कि फ्यूचर में उस चीज से आपको कितना मिलना है, तो वो जी वो क्या बन जाएगी आपकी रेजिडुअल वैल्यू। तो हमने पढ़ा था कि रेजिडुअल वैल्यू की इतनी इंपॉर्टेंस है क्यों? क्योंकि हमारे तीन तीन बल्कि चार के चार फार्मूलाज के अंदर ये यूज होती है। कैसे यूज होती है जी? डेप्रीशिएबल अमाउंट, हमने देखा था कि डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है? वो अमाउंट जिसको हमने डेप्रीशिएट करना है, जिसको हमने क्या करना है? डेप्रीशिएट करना है। हमने कैसे लिखा था जी? कॉस्ट में से अगर रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दें तो पीछे वो चीज बच जाती है। 100 रुपए की कॉस्ट है, 10 रुपए उसके मिल जाने हैं 5 साल बाद, तो भाई इसको डेप्रिशिएट करो ही ना, ये तो पक्की अमाउंट है, ये तो मिल जानी है आपको। तो 90 को डेप्रिशिएट करो, ये थी आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट, और 10 रुपए क्या थी? रेजिडुअल वैल्यू। आज खड़े होके फ्यूचर का हिसाब लगा रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है दैट एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इसको हमने 10 रुपए का बेचेंगे, लेकिन बेचने के लिए ना 2 रुपए का खर्चा भी करना पड़ेगा, तो रेजिडुअल वैल्यू नेट में रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो ये तो बेसिक सी बात है, आपको वैसे ही पता ही होगी। ठीक है, इफ एसेट वाज ऑलरेडी असेस्ड एज द एज, हम ये अज्यूम कर लें कि भाई 5 साल बाद उसकी कीमत इतनी होगी, इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तमाम उसकी कंडीशंस का हाल हवाल लगा के कि भाई ये इतना घिस जाएगा 5 साल के एंड पे। तो इतना घिसा हुआ पिटा हुआ जो एसिड होता है ना 5 साल के एंड पे, आज खड़े होकर हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये आज होता 5 साल की बजाय तो कितने का बिक जाता, वो हमारी होगी रेजिडुअल वैल्यू। तो इसको इतना मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एसिड अगर आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हो, 5 साल बाद जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और अगर वो कूड़े क्रिकेट में भी बिक जाए, लोहे छान टुकर में भी चला जाए, तो उसकी कितनी कीमत होगी? वो आपने फ्यूचर के अंदर नहीं देखनी, आपने आज देखनी है कि आज ही अगर ये छान टुकर के अंदर बेच दो तो कितने का बिकेगा। मतलब 5 साल इस्तेमाल करने के बाद जो इसकी हालत हो जाएगी, ये बिल्कुल फारिग सा हो जाएगा, इसका कलर उतर जाएगा, बिल्कुल टूटने वाला होगा, तो फिर उस कंडीशन के कितने पैसे मिल जाएंगे? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब वगैरह की एस्पेक्ट्स क्या है जी? एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू, द प्राइस द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रिसीव व्हेन द सेलिंग एसेट आफ्टर द यूजफुल लाइफ। वो पैसे जो एक एंटिटी एज्यूम कर रही है कि वो उसको मिलेंगे जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे, तो वो क्या होंगे जी? इसकी
एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू। फिर करंट मार्केट बेस एस्टिमेट, आज की मार्केट के ऊपर हम खड़े होकर एस्टिमेट लगा रहे होते हैं। द अमाउंट इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस नॉट द फ्यूचर मार्केट कंडीशन, के आने वाले वक्तों में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी और आने वाले वक्तों में ये एसेट सोने के भाव बिकेगा, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल एसेट बन जाएगा और हम इसमें से बहुत अरबों खरबों कमा लेंगे। स्टैंडर्ड कहता है ऐसी ऐसी कोई अफलातूनी बातें करके ना अपनी एसेट की वैल्यू ना बढ़ा देना, अपनी रेजिडुअल वैल्यू आज की कंडीशन के ऊपर खड़े करके रखना। फिर वगैरह कंडीशन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये एस्टिमेट कर लेना कि भाई तुमने कितना उसको अच्छे तरीके से चलाना है। अगर तुम उसको बिल्कुल मंड के चलाओगे, मतलब उसकी ऐसी की तैसी फेर लोगे, तबाही कर दोगे इस गरीब की, तो उसकी कंडीशंस का एस्टिमेट कर लेना कि भाई 5 साल के एंड पे इस बेचारे के पल्ले कुछ भी नहीं होगा, इसको 4 बैसाखियों के ऊपर खड़ा करके लेके जाना पड़ेगा। तो वो सारा कुछ सोच लेना, उसके हिसाब से आज खड़े होकर इसकी प्राइस निकालना। assume that the asset is expected in the condition after being fully used, ये assume कर लेना। फिर लेस डिस्पोजल कॉस्ट, कोई भी अगर डिस्पोजल कॉस्ट है उसको बेचने का खर्चा है, वो जो तुम प्लांट बेचोगे साल बाद 5 साल बाद, वो बहुत भारी प्लांट है, वो ऐसे नहीं बिकता होता, उसके लिए कोई बोली लगवानी पड़ती है, ऑफिशियल अखबार में इश्तेहारात देने पड़ते हैं, तो उसको बेचने के लिए कोई ना कोई खर्चा होगा, तो उसको नेट कर लेना। अच्छा जी, ये तो आ गई हमारी रेजिडुअल वैल्यू। फिर रेजिडुअल वैल्यू को ना बार बार साल के एंड पे रिव्यू करते रहना कि भाई अब जो मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, हमने रेजिडुअल वैल्यू सोची थी 10,000 मिलेगी 5 साल के बाद, लेकिन 2 साल जैसे जिंदगी के गुजरे ना उसकी, तो हमें पता लगा कि यार अब इस तरह के एसिड बिल्कुल बकवास हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, अब इस एसिड का कोई मरुंडा भी नहीं देगा, ये 2,000 में भी चला गया ना तो बड़ी बात है। तो 2 साल गुजरने के बाद अब मैं क्या अपनी रेजिडुअल वैल्यू 10 ही रखूंगा, 10,000 रखूंगा? नहीं जी, अब मैं अपनी रेजिडुअल वैल्यू को क्या करूंगा, रिवाइज कर दूंगा। किस तरीके से? 2,000 कर दूंगा। मतलब मैं जब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन निकालूंगा, रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालूंगा, तो सब कुछ रिवाइज ले लूंगा। मैं कहूंगा जो मेरी कॉस्ट है उसमें से रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो, कि पहले तो 10 थी, और उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर दूंगा कि भाई कितने साल रह गए, कितने साल रह गए। अच्छा, एनुअली हमने इसको देखते रहना है। अगर रेजिडुअल वैल्यू के अंदर कोई चेंज आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको प्रोस्पेक्टिवली चेंज को लेकर चलना है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि फ्यूचर की जो डेप्रिसिएशन है ना उसको छेड़ना है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पीछे से भी सही करो और आगे से भी सही करो। प्रोस्पेक्टिव चेंज इन एस्टिमेट जो है ना, इसको कहते हैं चेंज इन एस्टिमेट, ये आपके सिलेबस के अंदर है। क्या आपके एस्टिमेट में कोई चेंज आ गया? एस्टिमेट में चेंज किया, आपका डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको आगे जाके पता लगा कि नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सही था। ये है जी चेंज इन एस्टिमेट। आप रेजिडुअल वैल्यू सोच रहे थे 100 है, आगे जाके आपको पता लगा 100, 1 2 3 4 साल बाद कि नहीं जी ये तो 90 है, 80 है या 110 है, तो आप इसको क्या करोगे, प्रोस्पेक्टिवली उससे पिछले सालों को कुछ नहीं करोगे, फ्यूचर जो डेप्रिसिएशन है ना उसको दोबारा से रिकैलकुलेट कर लोगे। तो इसका डेप्रिसिएशन पे क्या इंपैक्ट होगा जी, वही इंपैक्ट होगा, सिंपल सा कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है। तो अगर ये रिवाइज होगी तो उसको भी आप रिवाइज कर लेना। तो ये बातें अभी थोड़ी सी लग रही हैं अजीब सी ना, तो मैं अभी सवाल आऊंगा ना इसके ऊपर धड़ाधड़ सवाल होंगे। अच्छा जी, फिर इसके ऊपर हमने एग्जांपल दी हुई है कि एक कंपनी है जिसकी एक मशीनरी उसने बाय की है जिसकी कॉस्ट कितनी है, $1,00,000, एक्सपेक्टिंग दैट उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है जी 10,000। एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू एट द एंड, आज खड़े होके उसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है उसकी साल जिंदगी खत्म होने के बाद, तो हम कहेंगे कि डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो अमाउंट जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है, वो कितनी है जी, वो 90 है, 90,000। अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 होती तो हम पूरे का पूरा 1,00,000 डेप्रिशिएट करते। ठीक है, अब इसको हमने 10,000 10 सालों के ऊपर डेप्रिशिएट करना है। अब इसमें की कंसिडरेशन क्या है, अगर मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है ना, तो रेजिडुअल वैल्यू को भाई रीअसेस करते रहना है। ये एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, याद रखना इसको अपने जहन के अंदर। वो कहेगा कि मार्केट की कंडीशन चेंज हो रही है, क्या हमें अपनी रेजिडुअल वैल्यू को चेंज करना चाहिए? जी जी, हमें चेंज करना चाहिए। अगर हम उसको चेंज करेंगे, रीअसेस करेंगे, तो हमें उसका इफेक्ट कैसे लेना चाहिए? क्या रिट्रोस्पेक्टिव लेना चाहिए? रिट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, रोक के लिख लेना। जी सर। रिट्रोस जब लेक्चर को रोक के लिख लेना। रिट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है कि हम अपने जो पास्ट के ईयर्स हैं जो गुजर गए हैं, जो उसको भी ठीक करके आए पीछे से जाके, और जो फ्यूचर के ईयर्स हैं उनको भी हम ठीक करें। ये आपका IS 8 आपको बताता है। ठीक है, ये IS 8 भी आपके सिलेबस में अब, कि किन चीजों को आपने रिट्रोस्पेक्टिवली जाके देखना है, और प्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि आप पीछे जो हो गया सो हो गया, अब आपने किसको देखना है जी, फ्यूचर को देखना है। सिर्फ फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाली है ना उसको सही करो। अगर कह रहा है नो रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है, तो आपकी फुल कॉस्ट क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी।
हम आते हैं बेसिक अपने एजेंडे के ऊपर। अच्छा, पहले ना इस पूरे चैप्टर का थीम समझ लो कि हम चल कैसे रहे हैं, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम किस टाइम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले कॉस्ट निकालना सीखी कि इनिशियल मेजरमेंट कैसे थी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे थी। कॉस्ट हमने खत्म कर ली, फिर हमने कहा कि दो मेथड्स हैं इसके अंदर, एक कॉस्ट मेथड है, मॉडल है सॉरी, एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। हमने इस मॉडल को पकड़ लिया, इसने कहा कि कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को माइनस करो, ठीक है, मैं आपका जवाब आ जाएगा। तो हमने कॉस्ट के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया था ऊपर, अब हम क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के 4 तरीके पढ़ रहे हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड भी पढ़ लिया, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ लिया, अब हम यूनिट प्रोड्यूस मेथड पढ़ेंगे और सम ऑफ डिजिट मेथड पढ़ेंगे, तो ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नॉकआउट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि भाई एसिड खरीद भी लिया, एसिड को डेप्रिशिएट भी कर लिया, एसिड बेच के भी देख लेंगे, ठीक है, एसिड के बदले एसिड को रिप्लेस करके भी देख लेंगे, एक्सचेंज देख लेंगे, बस ये एरिया कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रिवैल्यूएशन पे आ जाएंगे, इसी तरीके से हम रिवैल्यूएशन की ये सारी चीजें देखेंगे और हमारा ये 16 खत्म हो जाएगा। तो इसको एक पूरे ऑर्गेनाइज वे के अंदर लेकर चलना है अपने दिमाग के अंदर, ये नहीं समझना कि कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। तो अभी हम डेप्रिसिएशन के ठीक है। 4 मेथड को पहले नॉकआउट करेंगे, ये जो रेजिडुअल वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा है इस चीज को देखेंगे छोटे छोटे सवालों से। अच्छा, उस दिन तो हमने कितने सवाल कर लिए थे, 8 क्वेश्चन कर लिए थे। 8। अच्छा, 8 क्वेश्चन से पहले ना एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे इसी से रिलेटेड है जो रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या पता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो क्या है। अगर आपने एसिड को मतलब उसकी यूजफुल लाइफ के बाद आपने उसको रिमूव करना है या उसको उस जगह से हटाना है, तो उस पे जितनी कॉस्ट आएगी वो होगी उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। शाबाश। और वो हम किस चीज के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अगर आसान जुबान में पूछो तो। लाइबिलिटी के तौर पे। लाइबिलिटी के तौर पे करते हैं, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं ना। जी। चल गुड होगी। अच्छा देखो, अभी इसके 3 केस हैं, वो ना इन 3 केस के थ्रू आपसे पूछ सकता है। ओके। मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग कॉस्ट। बहुत आसान आसान बातें हैं, बहुत ज्यादा बातें हैं और बहुत आसान बातें हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से इंटरलिंक बातें हैं, ओके। तो टेंशन नहीं लेनी, बस आराम से समझते जाना। देखो जी, हमारा केस नंबर 1 है, ये वो डिफरेंट सिनेरियोज है वो ना जो पेपर में टेस्ट कर सकता है। पहला केस, हमने एक यहाँ ज्यूम कर लेते हैं, हमारी डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2001। अगर हम एसेट अभी खरीदे ना, तो कैश प्राइस पे जो हमें एसेट है ना वो 50,000 रुपये का मिल जाएगा। अब हमारे पास ना पैसे भरने के 2 ऑप्शन है कि हम 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, या कैश पेमेंट कर दें टुडे, आज ही सारे पैसे दे के एसेट को खरीद लें, या डेफर्ड पेमेंट करें। डेफर्ड पेमेंट का मतलब आने वाले वक्तों में पेमेंट करें, आने वाले किसी साल में पेमेंट करें, 5,50,000 रुपए की पेमेंट। जाहिर है जब 1 साल का टाइम हम ले रहे हैं उससे तो हमें उतनी अमाउंट थोड़ी देनी पड़ेगी, ज्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी आफ्टर 1 ईयर। तो ये जी केस नंबर 1। जी। अब वो कह रहा है कि आप बताओ कि एसेट को ना अपने पास रिकॉर्ड कैसे करोगे। तो बहुत आसान सी बात है, बस आपने देखते जाना। देखो, अगर तो ऑप्शन ए हो, हम कहें हमने 50,000 आज के आज पे कर दिया, तो ठीक है, आज के आज अगर आपने पे किया है तो आप अपने पास पीपीई को डेबिट कर लो 50,000 से, और कैश आपने दे दिया 50,000, कहानी खत्म, बस इतनी सी काउंटिंग है आपकी, ठीक हो गया। तो सर बी में क्या ठीक करेंगे है। हम, अगर आपने 1 साल बाद पैसे देने, 1 साल बाद पैसे देने, तो हम क्या करते थे, आज उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना, 10%। मैं कहता था कि जो मैंने 5,50,000 1 साल बाद देने हैं ना, जी। इसको 1.10 रेज़ टू पावर -1 करूंगा तो जवाब कितना आएगा। कैलकुलेटर पड़ा है ना आपके पास,
जी सर कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा जी 5 लाख। तो देखो वही बात है कि अगर आज ही आप दे दो ना ये पैसे तो 5 लाख दे दो, और अगर आपने 1 साल बाद देने हैं तो 10% सूद दे दो उसके ऊपर। ठीक है। तो हम कहेंगे आज तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने पास किस वैल्यू के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। आज हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या करेंगे कि पीपीई तो आ गया हमारे पास, पीपीई डेबिट कितने से, प्रेजेंट वैल्यू से रिकॉर्ड करो 5 लाख रुपए से। तो हमारे पास से कोई कैश गया नहीं जी, हमारे पास से कैश तो गया ही नहीं। हमने क्या किया, पेएबल अपने पास बुक कर ली। ये ना प्रोविजन की तरह है, प्रोविजन की तरह आप एसेट को डेफर्ड पेमेंट करके खरीद रहे हो। ठीक है, ये प्रोविजन नहीं है, ये आप एसेट को क्या कर रहे हो, डेफर्ड करके खरीद रहे हो। मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये प्रोविजन की तरह है, बिल्कुल ट्रीटमेंट। अब आपने वहां पे क्या करते थे, आप ऐसे बनाते थे ना टेबल, ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है जी 10%, कैश क्लोजिंग। आप कहते थे पहले साल ओपनिंग में हमने 50,000 पेएबल है, सॉरी 5 लाख रुपए पेएबल है, इसके ऊपर सूद लगेगा तो कितना आ जाएगा 50,000। पैसे हमने साल के एंड पे तो कोई दिए ही नहीं है, तो क्लोजिंग में हमने कितना पेएबल है हमारे पास 5,50,000। तो हमने कहा जो हमने पेबल बुक किया था अपनी किताबों के अंदर, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, यही एंट्री करते होते थे ना उसमें भी हम, इसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, वहां प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एक लाइबिलिटी को बढ़ाते जाते थे, या हम अपने पास पेबल को बढ़ा दे देंगे जी बस, कि भाई हमने 5 लाख रुपए नहीं देना, हमने 50,000 और देना है, 5,50,000 देना है। ठीक है। जिस दिन अब हमने पेमेंट की होगी उस दिन हम क्या करेंगे, पेबल को किताबों से खत्म कर देंगे। किस अमाउंट से, 5,50,000। पेबल हमारा कहाँ खड़ा है, 5,50,000, यहाँ से भी देख सकते हो, और यहाँ दो, इन दो को जमा करके देख लो तब भी पता लग जाएगा। ठीक है। ठीक है, 5,50,000, और कैश आपके पास है कितना चला गया, 5,50,000। तो मतलब आपने कोई भी खर्चा हो, यहाँ पे मेरी सवाल करवाने का मकसद ये था कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने एसेट खरीदा हो और उस एसेट के पैसे बाद में देने हो। जैसे आपने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बाद में पे करनी होती है ना। जी ठीक है। जी अच्छा, केस 2 नीचे आ जाते हैं हम जल्दी से। पहले केस में कोई पंचायत हो, कोई मसला हो। नो सर। केस 2 वो यही है, डेट ऑफ परचेज हमारी एसेट की है 1 जनवरी 2001। अगर आज हम कैश प्राइस, अगर आज हम एसेट को खरीद लेना, अभी पैसे जो दोगे ना, वो 5 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको। फिर दो पेमेंट ऑप्शन है हमारे पास, पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं हम। अच्छा जी, पहला तो वही घिसा पिटा तरीका, आज ही पैसे दे दो। आज ही पैसे दे दिए तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कैश पेमेंट टुडे। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका क्या है, आप डेफर्ड पेमेंट करो। अच्छा, स्पेलिंग्स को थोड़ा इग्नोर करना। कितने की, 583200, लेकिन ये कितनी, 2 साल बाद। तो अब आप ये जल्दी से करके दिखाओ मुझे। आपके पास इंटरेस्ट रेट है जो है 8%। जल्दी से करके दिखा दो जल्दी से। अगर आपने 2 साल बाद करनी है, मैंने 1 साल बाद वाला सवाल करवाया। जी बस ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पे ना देखना, मैं इसका सोल्यूशन कर लेता हूँ जल्दी से। 5 लाख आएगी उसकी ठीक है, प्रेजेंट आज वैल्यू। रिकॉर्ड एंट्रीज करो जैसे मैंने एंट्रीज की हैं। आज कैसे रिकॉर्ड करोगे, 5 लाख के ऊपर रिकॉर्ड करोगे, एंट्री करो अपने पास, शाबाश। ओके।
कोडिंग है। सारी एंट्रीज कर ली आपने? हाँ जी। मैच करके देखो। सही है। मैंने टेबल नहीं बनाया, ठीक है, आपने टेबल बना लेना खुद ही। ठीक है। यही एंट्रीज है। हाँ जी। ग्रुप में पिक्चर शेयर कर दो जल्दी से। और जिस दिन हमने पैसे दिए होंगे उस दिन हम क्या करेंगे, पेबल को खत्म कर देंगे किताबों से। तो कोई मसला वगैरह तो नहीं आया इसके अंदर? इस सवाल में कोई मसला हो? नो सर। अच्छा, अब इस सवाल में ना वो पता है क्या कर सकता है, जी। इफ इंटरेस्ट रेट इज मिसिंग। अगर हमें इंटरेस्ट रेट दिया ही ना होता, हमें कैसे पता लगता क्या इंटरेस्ट लेना है, क्या इंटरेस्ट रेट लेना है? ठीक है, मैं एक टाइम के लिए भूल जाता हूँ कि इसके अंदर कोई इंटरेस्ट रेट 8% दिया हुआ है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, याद रखो। देखो, फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर होती है, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होती है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁻n। ऐसे ही होता है जी। अगर हम प्रेजेंटली आज 5 लाख रुपए दे दें तो फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है जी, 583200 +1 प्लस रेट हमें पता नहीं है, और ये कितने साल बाद पेमेंट होनी है, 2 साल बाद। तो इससे आपका आर का जो जवाब है ना वो निकल आएगा 8%। ठीक है, ठीक है। कुछ ना समझ आए तो यहाँ से पूछो कि अगर हमारे पास रेट डिस्काउंट रेट मिसिंग होता तो हमने उसी इक्वेशन को यूज किया कि प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होती है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁻n। ये प्रेजेंट वैल्यू जैसे हमने निकाल दिया। तो हम क्या करते हैं कि जी प्रेजेंट वैल्यू आज जी। जो पेमेंट करें वो है 5 लाख, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5,83,200। ठीक है, इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया, रेट हमें पता नहीं है, और 2 साल बाद, एन का मतलब क्या होता है 2 साल, तो हमने एन पुट कर दिया तो हमारे पास रेट निकल आया। इस इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, ये आगे भी आपको वैसे काम आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे। आप इसको ना, इस इक्वेशन से अच्छी इक्वेशन है, मैं आपको बताता हूँ, वो इस तरीके से याद करो उसको, जवाब निकल आएगा दोनों इक्वेशन से। जो फ्यूचर वैल्यू होती है ना आपकी, वो क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू को हम 1 + r⁻n कर देते हैं, माइनस एन नहीं करते। हम्म। आपको आवाज बफर हो रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है। अब बोले, मैंने हैंड फ्री लगा ली है दोबारा, मुझे ना आवाज मैंने कुछ भी नहीं बोला। नहीं नहीं, अब मैंने कहा बोलने ताकि मुझे आवाज। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है, अब ये बता दो। हाँ जी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे जी, हमारी फ्यूचर वैल्यू है 583200, और हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 5 लाख। 1 + r हमें पता नहीं, और ये कितना आ जाएगा, 2। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे ना तो आपका जवाब आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मिसिंग होगा सवाल के अंदर। केस नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। केस नंबर 3 आपका होमवर्क है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2001। कैश प्राइस हमारी वही 5 लाख।
पेमेंट के आपके पास दो तरीके हैं जी। सबसे पहला, दोनों तरीकों से सॉल्व करना है। अगर आप कैश पेमेंट कर दो, दूसरा तरीका क्या, अगर आप डेफर्ड पेमेंट कर दो, मतलब बाद में पेमेंट करो एसेट के लिए, और वो क्या कितने साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपने निकालना है सवाल के अंदर, खुद कैसे निकलेगा ये निकाल लेना, और आपने क्या करनी है, सारी जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, वो टेबल बनाना है और इसको सबमिट करना। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सर लेकिन इस क्वेश्चन में तो प्रेजेंट फ्यूचर डेली कोई भी नहीं है। डेफर्ड पेमेंट जो है मैंने बताई नहीं आपको। सेवन 02464। ठीक है, ये आपकी डेफर्ड पेमेंट है। ठीक है, आज अगर पे कर दोगे तो 5 साल, अगर 3 साल बाद पे करोगे तो 720 702 464। ठीक है। ये मेरी आवाज एक मिनट बफर कर रही है बहुत ज्यादा, मैं देखता हूँ इसको क्या मसला है। आपको बार बार रिपीट होती सुनाई दे रही। जी कभी कभी मेरी आवाज होती है रिपीट। आप अपना माइक बंद करो एक मिनट। अब मेरी आवाज रिपीट हो रही, नहीं। तो जब मैं आपको कहूँ माइक ओपन करने के लिए ना, फिर आपने माइक ओपन करना, तब तक आपने माइक ना क्लोज ही रखना। मीन के जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तब आपने माइक ऑन करना है और बताना है जी सर समझ आ गई। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हम यहाँ साथ साथ करते जाते हैं क्वेश्चंस को। इसको थोड़ा सा इधर करके जगह बना लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह आ जाए। ये भाई भी नाराज हो गए। अच्छा, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, फिर मैं शुरू करता हूँ। जी सर क्लियर है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, वो कह रहा है एक नॉन करंट एसिड, एक नॉन करंट एसिड जिसकी कॉस्ट है 64,000 और उसको डेप्रिशिएट हमने करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और रेट दिया गया जी 25% ईच ईयर। तो कह रहा है तीसरे साल के एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट बताओ। तो इसके लिए वो दो वर्क थे। सबसे पहले डेट, डिस्क्रिप्शन और एसिड। ठीक है, ये खोता वर्क भी कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। एक सवाल सिर्फ मैं उसके बाद करवाऊंगा, ये जरा खोते वर्क से, ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, क्योंकि आगे बड़ा काम आएगा। खोता वर्क क्या था कि हमने इसको खरीदा है, एज्यूम कर लो 1 जनवरी 1 पे, तो इसकी कॉस्ट उस दिन कितनी है जी, 64,000। ठीक है, फिर आया जी 31 दिसंबर 1, तो ये डेप्रिसिएट हुआ होगा। डेप्रिसिएट कैसा होगा जी, 64,000 को पकड़ के हमने 25% रेट से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि रिड्यूस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो होता है उसके अंदर किसके ऊपर रेट लगता है, ओपनिंग बुक वैल्यू पे। पहले साल बुक वैल्यू और कॉस्ट आपस में बराबर होती है। तो ये जी हमारा जवाब आ जाएगा 16,000। अच्छा, इस सवाल के बाद आपने मुझे याद करवाना है, उस दिन हमारी एक बात रह गई थी छोटी सी, मैं आपको उसका एक बता रहा था शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट हमारा थोड़ा रह गया था, तो आज हम उसको सीख लेंगे एक बार फिर से ना। अगर मैं इन केस भूल भी जाता हूँ ना तो मुझे याद करवा देना जी। फिर दूसरा साल आया 31 दिसंबर 2002, फिर हमने 48,000 यानी बुक वैल्यू को पकड़ा और 25% हमने रेट लगाया, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई जी 12,000। फिर हमने इसको बुक वैल्यू में से माइनस किया, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई जी 36,000। ये किस दिन आई है जी, 31 दिसंबर 2002 के एंड पे। ये क्या जी बुक वैल्यू, ये क्या जी बुक वैल्यू किस डेट पे, 31 दिसंबर 2001 पर। फिर ये आ गया हमारे पास 31 दिसंबर 2003।
फिर हमने जी डेप्रिसिएशन निकाली, कैसे निकाली डेप्रिसिएशन, हमने 36,000 को पकड़ा होगा और हमने इसके ऊपर 25% रेट लगा दिया होगा और ये हमारे पास बुक वैल्यू सॉरी डेप्रिसिएशन आ गई 9,000 और 31 दिसंबर 2003 के एंड के ऊपर हमारे पास जो बुक वैल्यू आई है वही 27,000। अच्छा, ये तो हो गया जी लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, इसके अलावा हमने एक मेथड पढ़ा था कि कैरिंग अमाउंट निकालने का तरीका क्या है जी। अगर हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें, 1 का मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन यहाँ 100% था तो मैंने उस दिन लिख दिया था कि आप यहाँ 100% ले लो, यूँ 100% माइनस डेप्रिसिएशन की परसेंटेज। ठीक है, ऊपर रेज टू पावर n। अब हमने कैरिंग वैल्यू निकालनी है 2003 के एंड पे, तो ठीक है यहाँ आपने डेट लिख ली है, कैरिंग वैल्यू निकालनी है जी 2003 के एंड पे। तो सिंपली आप क्या करोगे कि भाई कैरिंग अमाउंट 2003 के एंड पे निकालने के लिए आप करोगे कॉस्ट, कॉस्ट वही ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट 64,000। ठीक है, 100% माइनस डेप्रिसिएशन का रेट कितना है जी 25%। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ये कितने साल बाद की डेप्रिसिएशन थी 3। तो आपके पास कैरिंग अमाउंट जल्दी से चेक करो यही आती है। जल्दी से देख लो, यही आएगी आपकी डेप्रिसिएशन। यही आई है। तो इस तरह भी डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसी सवाल से अगर मैं आपको एक चीज और सिखाऊं, इसी सवाल से, यहाँ हमारे पास डेप्रिसिएशन का कोई फार्मूला ना दिया होता, इसी फार्मूले से ड्राइव भी हो सकता है वो फार्मूला, लेकिन ना मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो ड्राइव करना सिखाना सिखाना या मकसद नहीं है, तो आप इसको याद कर लेना सिंपली कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो आपका और आपके पास ये ना बताया हो आपको कि आपका डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। अभी ऊपर सवाल में बताया था ना 25% रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का रेट है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर आपने डेप्रिसिएशन का रेट निकालना ना तो आपका फार्मूला होता है 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट और यहाँ आ जाएगा 1 ओवर लाइफ। हमारे पास यहाँ ले लिया जी 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू अज्यूम कर लो। अभी इस सवाल में कोई रेजिडुअल वैल्यू दी भी नहीं थी हमारे पास ना, तो अगर हमने यहाँ रेजिडुअल वैल्यू 0 अज्यूम कर ली तो इस पूरे फैक्टर का जवाब 0 हो जाएगा। तो लिहाजा वो जो 25% रेट निकला हुआ है किसी ना किसी रेजिडुअल वैल्यू को अज्यूम करके निकला होगा। तो हम अगला सवाल देखते हैं, उसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो बेशक ये फार्मूला आपने बस अपने पास नोट कर लेना कि अगर कभी डेप्रिसिएशन का रेट का गुम हो जाए, हमारे पास रेट ना दिया हो डेप्रिसिएशन का, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इस फार्मूले से रिड्यूसिंग बैलेंस का। ठीक है, इसकी डेरिवेशन कैसे है कि ये इसी फार्मूले से भी निकल सकता है जो ऊपर वाला फार्मूला पड़ा हुआ, लेकिन इसको जरा लंबी हो जाएगी बात, फिर मेन टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है, चलो अगला जी। सवाल देखते हैं। अगले सवाल में इस फार्मूले को प्रूव भी कर लेते हैं हम अपने साथ। क्वेश्चन नंबर जी 10 आ गया हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए तो जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये जिसने भी इसके सोल्यूशन देखने तो इसको लेक्चर नोट करके कर लेना, नहीं तो इसके सोल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा, तमाम सोल्यूशन बने हुए हैं इनके। तो बेहतर तो ये है कि आप ये सब कुछ अपने हाथ से करो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। चलो जी, जगह बन गई हमारे पास, बहुत जगह है। सवाल नंबर 10 आ गया हमारे पास। सवाल क्लियर है ना, नजर आ रहा है? जी क्लियर है।
अच्छा सवाल पढ़ते हैं जी। वो कह रहा है प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर 1 लाख, 1 लाख का हमने प्लांट खरीदा है, जिसकी एक्सपेक्टेड 1 लाख रुपए का प्लांट हमने खरीदा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 5 साल, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू जी 10,000। एंटिटी के ईयर एंड 31 दिसंबर 2031 है। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह रहा है 5 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के दो। तो वही हमारे पास लंबा घिसा पिटा काम है। तो 5 साल की डेप्रिसिएशन आपको लंबी वर्किंग करके ना करते रहना। लेकिन इस पूरे सवाल के अंदर ना, इस पूरे सवाल के अंदर ना हमारे पास रेट मिसिंग है। जो रेट है ना वो नहीं पता क्या दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे जी, सिंपली यहाँ से रेट निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन का रेट। डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकलता है, 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी है 10,000, ओवर कॉस्ट हमारे पास कितनी है एसिड की 1 लाख, और 1 ओवर लाइफ, लाइफ कितनी दी हुई है एसिड की थी 5 साल। तो इसको जरा फार्मूले सॉल्व आउट करो जल्दी से। 40% राउंड ऑफ करके। 14 ये बनेगा फिर तकरीबन 36.90। जी। तो ये अगर हम इसको 40 कैसे कर लिया आप, ये 37 तो हो सकता है, 40 नहीं हो सकता। ओह देखो सॉरी ना। सर। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन का फार्मूला दिया हुआ है। अगर आपने 5 साल की डेप्रिसिएशन, अपनी माइक ऑफ करो, अगर आपने 5 साल की एंड पे बुक वैल्यू आपको चाहिए तो आप वही करोगे कि कैरिंग अमाउंट आपने निकालनी है कब 2005 के एंड के ऊपर। तो हम कहेंगे कॉस्ट हमारी कितनी दी है जी 1 लाख, और 1 माइनस यानी हमारा 100% माइनस डेप्रिसिएशन का रेट कितना है जी 36.90। कोशिश किया करो कि जब डेप्रिसिएशन का रेट निकालो तो उसको राउंड ऑफ ना करो, वरना सारी फिगर राउंड ऑफ हो जाती है। डेप्रिसिएशन के रेट को वही लो 36.96% और रेज टू पावर माइनस माइनस 5। तो यहाँ से आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक हो गया। तो जी जी सर। हमारा ये सवाल भी मार्क आउट हो गया। अब आते हैं हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल है जी 11। इसमें क्या कहता है, वो कह रहा है एन एसिड कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट है जी 10,000, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है जी 2,000 एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ उसकी 5 साल। तो एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ, कैरिंग अमाउंट बताओ। इसमें भी इसने क्या कर दिया भाईजान, रेट मिसिंग कर दिया। तो जल्दी से रेट निकाल के दो मुझे, जल्दी से, आपके सामने है। हुआ नहीं सवाल। 27.5%। ठीक हो गया, शाबाश। तो ये सवाल खुद ब खुद करना, माइक ऑफ कर दिया करो। अच्छा, उसके बाद ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड आ गया हमारे पास। अब हमने जी डेप्रिसिएशन निकालनी है। दो डेप्रिसिएशन के जो मेथड है हमने उनको नॉकआउट कर दिया अब तक। स्ट्रेट लाइन मेथड में शॉर्टकट भी देख लिया हमने, लॉन्ग कट भी देख लिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी हमने सब कुछ देख लिया। शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, लॉन्ग कट से कैसे करेंगे, रेट मिसिंग होता था तो क्या करेंगे। इसमें स्ट्रेट लाइन में रेट मिसिंग होता तो हम 1 ओवर यूजफुल लाइफ कर देते थे तो रेट आ जाता था, और 1 ओवर रेट करते थे यूजफुल लाइफ आ जाता था। इसमें हम करते थे 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट रेज्ड पावर 1 ओवर लाइफ, तो इसमें डेप्रिसिएशन का रेट आ जाता है। तो ये जी हमारी अब तक की जो प्रोग्रेस है ये हमने कर ली। अब जी तीसरा मेथड आने लगा डेप्रिसिएशन का, वो जी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड का फार्मूला यहाँ हम देख लेते हैं सिंपली, कि जो डेप्रिसिएशन, इसमें जो डेप्रिसिएशन निकलती है ना वो पर यूनिट निकलती है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आप कर रहे हो। एक डेप्रिसिएशन 1 यूनिट की निकाल लो तो आपके पास खुद ब खुद यूनिट नंबर जितने आपने बनाए उनसे मल्टीप्लाई करो तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो वो कैसे निकलती है कि आपकी जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट को आप डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ पे। लेकिन और डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलती थी भाई, वही डेप्रिशिएबल अमाउंट का वही फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे सिंपली करके लिखूँ ना कि इसका फार्मूला है क्या, डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालने का फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ लेनी है, लेकिन किस में लेनी है, यूनिट्स में। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा, डेप्रिसिएशन पर यूनिट।
तो अब जी हम अपना सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि मशीन की कॉस्ट है जी 5 लाख रुपए आपके पास, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट मशीन ने 50 लाख यूनिट बनाने हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ होगी उसके ऊपर उसने 5 मिलियन यूनिट्स बनाने हैं, यानी 50 लाख। और 47850 यूनिट्स आर मेड इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में उसने इतने यूनिट्स बना दिए। बताओ पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी। हमने कहा तो बहुत आसान सी चीज है, हम यहाँ निकाल के दे देते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैसे निकलेगी कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो। कॉस्ट कितनी है जी 5 लाख। रेजिडुअल वैल्यू कोई दी हुई है हमें जी, नहीं दी हुई। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ यूनिट्स में लेनी है, यूनिट्स में। तो हमारी यूनिट्स में कितनी आ जाएगी 5 मिलियन। तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन पर यूनिट आ जाएगी 0.1। तो पहले साल हम अब डेप्रिसिएशन निकालने लगे हैं ईयर 1 की, ईयर नंबर 1 की। तो हम कहेंगे 0.1 पर यूनिट डेप्रिसिएशन है। तो पहले साल कितने यूनिट बनाए भाई ने 47850। 47850 इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, तो पहले साल की आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी 4785। तो अब आपने अगर कैरिंग अमाउंट निकालनी हो तो क्या करोगे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो पहले साल की। तो कॉस्ट कितनी है जी 5 लाख, डेप्रिसिएशन कितनी है ये 4785। तो कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस फार्मूला याद करो और आपके पास तो ये कितना आ जाएगा 495215। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। सर ये एक दफा रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ। ये इस मेथड का नाम है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि जितने यूनिट्स बनाए ना उस हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालनी है। हमने कहा चले ठीक है, हमारा डेप्रिसिएशन का पहला फार्मूला क्या होता था, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दो और यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दो। यही रेजिडुअल हमारा होता था ना डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला। जी। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज की एडिशन कर दी उसने, कहा यूजफुल लाइफ जो है ना अपने ईयर्स में नहीं लेनी कि ये मशीन 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी। आपने क्या करना है, एक मशीन ऐसी आती है कि जो 10,000 यूनिट बनाने के बाद मर जाती है। तो 10,000 यूनिट बेशक 2 साल में बना लो, बेशक एक दिन में बना लो, बेशक 50 सालों में बना लो, उस चीज की यूजफुल लाइफ नहीं है, वो चीज डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो उसके डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला क्या होगा, अब यूजफुल लाइफ ले लो उसकी यूनिट्स के अंदर, कि भाई पूरी जिंदगी के अंदर वो कितने यूनिट्स बनाएगी। यूजफुल लाइफ हम कहते हैं ना पूरी जिंदगी कितना टाइम कंपनी की इंटेंशन है कि वो कितना टाइम इसको इस्तेमाल करेगी। अब यूजफुल लाइफ का यहाँ क्या मतलब होगा कि कंपनी की इंटेंशन है वो कितने यूनिट्स बनाएगी। अब वो हो सकता है आपके अंदर सवाल में कहे कि वो इकोनॉमिकली ना ये मशीन 1 लाख यूनिट बना सकती है, 1 लाख यूनिट, लेकिन कंपनी का इरादा है कि ना इससे ना सिर्फ 50,000 यूनिट बनाने हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अभी जिसकी यूजफुल लाइफ क्या हो जाएगी 50,000 यूनिट्स, पूरी जिंदगी के अंदर उस कितने यूनिट बनाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन पर यूनिट। अगर हमें एक यूनिट की डेप्रिसिएशन पता लग गई तो हम उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करा दें कि एक साल के अंदर उसने कितने यूनिट बनाए हैं, तो उस साल की डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास। तो यही उसने हमें बताया था कि 5 लाख आपके पास क्या दी मशीन की कॉस्ट दी है, और इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, ये लाइन पढ़ो, 5 मिलियन यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। पूरी जिंदगी के अंदर ना अपनी पूरी यूजफुल लाइफ के अंदर वो 5 मिलियन यूनिट्स बनाएगी। तो हमने कहा अगर हमने पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो ये बताओ पहले साल में उसने यूनिट कितने बताए हैं, बनाए हैं उसने 47,850 यूनिट बनाए हैं। तो हमने कहा इसमें वही फार्मूला है जी, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो। कॉस्ट 5 लाख में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की 0। यूजफुल लाइफ की जगह क्या आ गया, यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। तो पूरी जिंदगी के यूनिट्स कितने 5 मिलियन से डिवाइड कर दिया। 0.1 मेरे पास क्या आ गया डेप्रिसिएशन पर यूनिट। अब मुझे पहले साल में उसने जितने भी यूनिट बनाए वो पता लग जाए, तो मैंने इसको 0.1 को उन यूनिट से मल्टीप्लाई कराया तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। और कैरिंग वैल्यू हमेशा उसी तरीके से निकलती है कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की तो ये आपके पास कैरिंग अमाउंट आ गई। कोई क्वेश्चन? ठीक है। नो सर, हो गया। अगला सवाल कर दो जल्दी से। ये आप ना सिर्फ 3 साल का बना दो मुझे, जल्दी से बना दो। 3 साल के एंड तक कैरिंग अमाउंट निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे क्या कैरिंग अमाउंट आएंगे।
सवाल क्लियर नहीं है तो जूम इन कर देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया। आपने अपने डेप्रिसिएशन के फार्मूले को सिंपली फोकस करना है, उसको फॉलो करते जाओ, डेप्रिसिएशन निकलती जाएगी। जो आपसे फार्मूला कह रहा है आप उस फार्मूले के ऊपर चलो। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला कहता था कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करो, यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दो तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, हमने कर देते थे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता था बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगा दो तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, हमने वहां पे भी कुछ नहीं बोला। तीसरे फार्मूले ने कहा कि कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करो, उसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करो, लेकिन यूजफुल लाइफ ईयर्स में न लेना, सालों में ना लेना, किसमें लेना, यूनिट्स में लेना, हमने उसमें भी निकाल ली। चौथा मेथड इससे भी अजीब बात करेगा। अब वो अजीब बात की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इसको किसी एक्स्ट्रा क्लास में रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेसिकली आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन टेस्ट नहीं करेगा सवाल के अंदर, वो आपसे सिर्फ टेस्ट करेगा कि आपको ये नॉलेज आता है, सम ऑफ डिजिट मेथड आता है आपको, यूनिट प्रोड्यूस मेथड आता है आपको, बस तो उस तक रखो अपने नॉलेज को। बाकी ये एक्स्ट्रा पूछ लेना कि इसका मकसद क्यों है। सर वो इसकी डेप्रिसिएशन पर यूनिट 12 निकल रही है फर्स्ट ईयर का, अगर 1500 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18,000 निकल रहा है उसकी डेप्रिसिएशन। और जब कॉस्ट में से माइनस करें डेप्रिसिएशन तो 82,000 उसकी बुक वैल्यू आ रही है। और जब हमने सेकेंड ईयर के लिए करना है तो हमने उसकी कॉस्ट में से माइनस करना है या बुक वैल्यू में से नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कॉस्ट करना है? वही फार्मूला, ठीक है। आपने अपने फार्मूले को फॉलो करना है, हमेशा डेप्रिसिएशन निकालते हुए फार्मूले को फॉलो करना है। एक दो जगह आएंगी जब मैं आपको सिर्फ बातें बताऊंगा अभी आगे आने वाले सवालों में कि जहां आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वरना आपने डेप्रिसिएशन में अपने फार्मूलाज को फॉलो करना है। बस 3 साल के अंत तक निकाल दो, पहले साल की आपकी बिल्कुल ठीक आई है, इसी तरीके से दूसरे तीसरे साल के निकाल दो। तो थर्ड ईयर के लास्ट पे 85,600 आ रहे हैं बुक वैल्यू। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी आपकी? 18,000। ठीक है, 18,000 तो ठीक है। दूसरे साल की सेकेंड क्या है? ईयर 21,600। ठीक है। थर्ड तीसरे ईयर साल की की? 400। तीसरे साल की क्या है? 14,400। ठीक है। बुक वैल्यू कैसे गलत आई? बुक वैल्यू आपकी आनी चाहिए तीसरे साल के एंड पे 46,000। फिर कॉस्ट में से ये माइनस करनी है ना, तो सबके तीनों ईयर्स की अलग अलग नहीं आएगी? हाँ ना, तो या फिर तीनों तीन के डागा डागा माइनस करोगे ना आप। कैसे कॉस्ट माइनस कितनी थी ये करें? देखो, 1,00,000। 18,000 माइनस किया हमने तो क्या जवाब आया हमारे पास? 82,000। 82,000। फिर 21,600 माइनस किया, क्या यही जवाब आया पूछा था हमारे कि पास? कॉस्ट में से करना है। ठीक है सर, हो गया ठीक। नहीं ना, आप कॉस्ट में से कैसे कर सकते हो? अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को तो ना सुनो ना, कि डेप्रिसिएशन तो हमेशा वैसे ही निकलेगी ना, कॉस्ट में से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करोगे यूनिट्स पे। जी लेकिन ठीक अगर है। आप दूसरे साल के एंड पे खड़े हो तो आपकी बुक वैल्यू तो हमेशा ऐसे निकलेगी कि 2 साल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस होगी। अपना जी माइक ठीक है, ऑफ कर। आगे 46,000 हो गया। चलो अगले, ये सवाल आपने वैसे कर लेना, ठीक है, पूरा ये भी आपका एक किस्म का होमवर्क है। सम ऑफ डिजिट मेथड, अच्छा इसको ना जरा ध्यान से समझना, इसके अंदर कोई मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ याद करना है कि कैसे करना है हमने सवाल को। इससे अगला सवाल आपने खुद ही कर लेना है।
बस मैं ये एक सवाल करवा देता हूँ इसके ऊपर, फिर हमारा डेप्रिसिएशन तकरीबन, डेप्रिसिएशन का एक एक्सपेक्ट कवर हो गया। अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स, जो भी डिजिट्स हैं उनका सम करना है, ठीक है, जैसा कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, अगर एक मोटर व्हीकल है जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपया, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 5 साल के एंड पे उसकी 40,000 रुपये, रिक्वायरमेंट क्या है आपके, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड अगर यूज करो तो कैरिंग अमाउंट बताओ ईयर 2 के एंड के ऊपर, ईयर 2 के एंड के ऊपर आपकी कैरिंग अमाउंट क्या हो। तो अब इसका जो तरीका है ना वो देख लो थोड़ा सा, ये स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी हुई है आपको, ये तरीके बताए हैं, तो इसके ऊपर क्यों क्या वो उसको हम एक अलग नशिश रखेंगे, देखो ये इसलिए और ये इसलिए। इसमें हमने सबसे पहले करना है, जो आपके पास साल दिए हैं जितने साल, उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। जो सम ऑफ ईयर डिजिट करना है आपने, इसका पूरा नाम होता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है, आपने सम कर लेना है जितने भी साल हैं। देखो अब इस 5 साल को आपने पता कैसे लिखना है, ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल, ये हो गया 3 साल, ये हो गया 4 साल, ये हो गया 5 साल, टोटल हो जाएगा 15। अगर आपके पास दी होती यूजफुल लाइफ 3 साल मिसाल के तौर पे, तो आप पता क्या करते, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अगर आपके पास दी होती यूजफुल लाइफ 6 साल, तो आप करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है। जी सर। अच्छा, इसका फार्मूला होता क्या, पहले मैंने इसका फार्मूला ही ना आपके सामने रख लो, ये पहले सवाल करवाता हूँ उसके बाद फार्मूले को लेके आते हैं। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2/2। ये सम ऑफ ईयर डिजिट निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आपने सम ऑफ ईयर डिजिट निकालना हो ना, SOYD का क्या मतलब होगा, सम ऑफ ईयर डिजिट। अगर आपने डायरेक्ट निकालना हो ना तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि n क्या है आपका, नंबर ऑफ ईयर 5 साल है, 5 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो तब भी आपका जवाब 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने निकाल दिया सम ऑफ ईयर डिजिट। अब इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकलती, डेप्रिसिएशन कहती है, इसकी फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर दो, ताकि आपके सामने इसकी पिक्चर आ जाए। मैं सिर्फ प्योरली फार्मूले को अप्लाई करने लगा और मैं कुछ भी नहीं करने लगा। तो ये सम ऑफ ईयर डिजिट का जो फार्मूला है, ये रहा जी, सम ऑफ ईयर डिजिट का फार्मूला ये है कि पहले आप सम ऑफ ईयर डिजिट्स निकाल लो, और वो कैसे निकलेगी, यूजफुल लाइफ इंटू यूजफुल लाइफ प्लस 1/2। मैंने यही किया था कि n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। मेरे ख्याल से ऊपर वहां गलती से 2 लिखा गया है, 1 है। अच्छा, हमने सम ऑफ ईयर डिजिट निकाली, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला क्या है, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, रिमेनिंग ईयर्स को डिवाइड कर दो सम ऑफ ईयर डिजिट के ऊपर, रिमेनिंग ईयर्स को डिवाइडेड कर दो सम ऑफ ईयर डिजिट के ऊपर। तो ये फार्मूला याद रखना है, रिमेनिंग ईयर को डिवाइड करना है हमने, हमने रिमेनिंग ईयर को डिवाइड करना है किसके ऊपर, सम ऑफ ईयर डिजिट के ऊपर, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करके। तो ये डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला आ गया हमारे पास, ये हमें स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी हुई है, तो हमने कहा अभी निकाल लेते हैं, कौन सी मुश्किल बात है, लकीर के फकीर तो हम वैसे भी हैं। हमने सम ऑफ ईयर डिजिट निकाल लिया, तो उसने कहा था कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो रिमेनिंग ईयर्स, जितने साल रह गए हैं उसकी जिंदगी के। सम ऑफ ईयर डिजिट, अब डेप्रिसिएशन निकल आएगी यहाँ हमारे पास। अच्छा, इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं हम सिंपली, सवाल नंबर हमारा जी 14।
तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी होगी, मिसाल के तौर पर 2021 की हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। प्लीज भाई ऐसे मत करो। तो हमारे पास कॉस्ट क्या दी हुई थी जी? 1 लाख। रेजिडुअल वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी? 10,000 रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है। जाग रहे हो ना? 2021 की डेप्रिसिएशन निकालने लगा। हमने क्या करना है, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। हमारी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। इसमें से 10,000 हमने रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दी। अब अगर 21 के ऊपर खड़े होकर हम देखें, हमारी आने वाली जिंदगी कितनी पड़ी थी एसिड की? 5 साल जिंदगी पड़ी। ये रिमेनिंग ईयर को डिवाइड कर देना, सम ऑफ ईयर डिजिट। पहले साल के ऊपर खड़े होकर देखें, पहले साल पे हम खड़े हैं और देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी कितनी पड़ी एसिड की। पहले साल पे अभी 5 साल पड़ी है, आज का साल और अगले 4 साल पूरे। अगर हम 2022 पे खड़े होते तो हम क्या करते? ये कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते। अब दूसरे साल के एंड पे खड़े होकर देखेंगे तो कितनी जिंदगी रह जाएगी? दूसरा साल प्लस अगले साल। अगर मैं 2023 की डेप्रिसिएशन निकालूं तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, रिमेनिंग है। तीसरे साल के एंड पे खड़े होकर देखेंगे, तीसरा साल और उससे अगले 2 साल, 3 साल रहते हैं जी, 3/15। तो ये कहानी चलती जाएगी 5 सालों के लिए। 1 लाख में से हम माइनस कर देते थे। ठीक है, ये ज्यूम कर लेना ऐसी है, ये ज्यूम कर लेना ऐसी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/15। और ये क्या हो जाएगा जी? 1/15। तो आप लोगों के पास जो डेप्रिसिएशन आएगी बस वो देख लेते हैं। पहले साल के आपकी डेप्रिसिएशन आएगी 30,000, 30,000। दूसरी डेप्रिसिएशन आएगी 24,000। ठीक है, इसकी 18,000, ये 12,000, और ये कितनी आएगी जी? 6,000। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? कैरिंग अमाउंट वही हमारी कैरिंग अमाउंट किसके बराबर होता है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले साल के एंड पे खड़े हो, अगर पहला साल है तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 30,000। तो कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। उसमें डेप्रिसिएशन कितनी माइनस कर दो? 30,000। तो ये कितनी आ जाएगी जी? 70,000। दूसरे साल के एंड के ऊपर खड़े हो तो 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। 30,000 जमा 24,000। तो आप दूसरे साल के एंड के ऊपर कॉस्ट 1 लाख में से 2 साल की डेप्रिसिएशन जब माइनस करोगे तो 2 साल की डेप्रिसिएशन जो माइनस करने के बाद आपका जवाब आएगा 54,000। आपकी डेप्रिसिएशन होगी 2 सालों की, 30,000 जमा 24,000। कैरिंग वैल्यू आ जाएगी आपके पास 46,000। यही तीसरा साल होगा तो 3 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो उसमें से। 3 साल की डेप्रिसिएशन आपके पास माइनस कर देने के बाद जो जवाब आएगा वो होगा, मैं डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ यहाँ, कैरिंग अमाउंट तीसरे साल के एंड के ऊपर 28,000। तो समझ आ गया फार्मूला? जी सर आ गया। आपने बस फार्मूले को फॉलो करना है। आपने सम ऑफ ईयर डिजिट निकाल लेना। सम ऑफ ईयर डिजिट का मतलब क्या है जी? जितने साल दिए गए, मिसाल के तौर पर 1 साल दिया गया तो ठीक है, आप 1 लिख दोगे सिंपली। 2 साल दिए गए हैं, 3 साल दिए गए हैं, 4 साल दिए गए हैं, अगर वो उसको निकालने का ये फार्मूला दिया हुआ है आपके पास कि यूजफुल लाइफ को मल्टीप्लाई करो यूजफुल लाइफ +1 और डिवाइड कर दो इसको 2 पे। तो ये आ गया सम ऑफ ईयर डिजिट का फार्मूला, सम ऑफ डिजिट का फार्मूला। फिर आपने क्या करना है, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग ईयर कान खोल के सुन लो। पहले साल पे जब खड़े हो तो पहले साल को गिन के अगले 5 साल, अगले 4 साल, तो टोटल रह गए 5 साल। पहले साल को गुजार ना देना कि पहला साल गुजर गया तो आगे 4 रह गए। इसमें ये थोड़ा सा ख्याल करना बस। ठीक है, तो अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है, या फिर अगला सवाल अभी कर लो आप जल्दी से। अगले सवाल का मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ, आपको क्या आता है जवाब आपका। जी ठीक है सर। अगला क्वेश्चन नंबर सवाल मैं 15। जी मैं आपके सामने कर देता हूँ, ये लो। अच्छा, मैंने पहले बोला ऊपर वाला सवाल था, करवा नीचे वाला दिया, पता नहीं क्या किया मैंने। ऊपर वाला आई थिंक मैंने ऊपर वाला ही सवाल करवाया है, अगर मैंने डाटा थोड़ा कंफ्यूज नहीं किया तो ये ऊपर वाला ही सवाल।
14 ही किया। जल्दी जल्दी से आप करो। फॉर्मूलाज लिखे आपने अपने अपने पास के मैं शेयर करूं? लिखे हैं सर। जी जल्दी जल्दी शेयर करो। और सेकेंड ईयर सवाल? के की बुक जी जी वैल्यू आ रही है 1,84,000 1,84,000 बुक वैल्यू ठीक सेकेंड है ईयर के गुड। लास्ट। चलो अगले सवाल तक लेते हैं। कोई चीज समझ ना आई हो सिर्फ आपने फॉलो करते जाना है इंस्ट्रक्शंस को। जी ठीक है सर, आ गई है समझ। अच्छा इससे पहले ना छोटी सी बात, यहाँ पे एक रुक के हम छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि हमारे पास जो लैंड होती है ना वो किस किस तरह की होती है। ये खुदा नहीं लेता। ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ लैंड के बारे में। लैंड यानी जमीन। जैसे हमारे एसेट होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, तो कभी आप आपका क्या विचार है कि हमारी जो लैंड है उसको भी डेप्रिशिएट करना चाहिए हमें? आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती रहती है। नो सर। शाबाश। तो हमारी जो लैंड है ना उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। और ये किस लैंड के लिए बात कर रहा हूँ, ये डिफरेंट लैंड्स की डिफरेंट टर्म्स है, तो हम यहाँ पे ना डिफरेंट देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। ये हम इसको लिख लेते हैं जो भाई जमीन हमारे पास किस किस तरह की हो सकती है। पहली जो हमारी जमीन होती है ना हमारे पास जी, उसको हम कहते हैं फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड का मतलब क्या है कि ये जो जमीन है ना, ये जमीन, इस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, ये जमीन भी हमारी है, ये बिल्डिंग भी हमारी है। पूरी जिंदगी के लिए, मरने तक मेरी जद्दी पुश्ती मेरे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इससे खाएंगी। कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है जिस टाइम लिमिट के लिए मैं कहूँ कि ये 2 साल के लिए मेरी है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए मेरी, नहीं। एक
अनलिमिटेड टाइम के लिए मेरी है, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ बनती है वो बेनिफिट भी मेरा है, ठीक है, और ये ज़मीन भी मेरी है। तो मैं कहूँगा कि अगर ऐसी सी कोई ज़मीन है ना तो वो फ्री होल्ड लैंड है मेरे लिए, फ्री होल्ड लैंड, उसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। तो अगर एक चीज़ की अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है तो हम उसको डेप्रिशिएट क्या करेंगे? नॉट डेप्रिशिएटेड, ठीक है। तो भाई हम कहेंगे ये वाली जो लैंड है ना, ये लैंड भाई, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसकी जो डेप्रिसिएशन है ना वो क्या होगी? वो नहीं होगी, उसको डेप्रिशिएट हम नहीं करेंगे। दूसरी लैंड कौन सी है हमारे पास? लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड का मतलब क्या होता है जी? ऐसी लैंड जो हमने किराए पे ली हुई है, ठीक है, हमारी नहीं है, हम उसका क्या करते हैं, किराया देते हैं, लीज पे ली हुई है हमने, रेंट पे ली हुई है हमने। तो हम कहेंगे भाई उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी? जितना हमारा लीज टर्म होगा, हमने जितना लीज के अंदर लिखा होगा, रेंट एग्रीमेंट किया होगा कि 5 साल के लिए हमने जमीन पे ली हुई है, तो उसकी लीज टर्म, उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी? अगर मैं इनके ऊपर एक हेडिंग दे दूं कि ये जी यूजफुल लाइफ आ गई और ये आगे डेप्रिसिएशन लेनी है कि नहीं लेनी, तो ये 2 हेडिंग आ जाती हैं। तो इसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होगी फ्री होल्ड लैंड की, और अगर लीज होल्ड लैंड की मतलब आपने लीज पे ली हुई है, तो उसकी लीज टर्म जितने साल का आपने मुआयदा किया हुआ है, अगर तो उसका लीज टर्म डेफिनेट हो, कोई ना कोई डेफिनेट टाइम पीरियड होगा ना, तो फिर इस तरह की लैंड तो हमारे पास कुछ टाइम के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, डेप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी, डेप्रिशिएट, इसको हम डेप्रिसिएशन करेंगे इसकी। अच्छा, आगे देखते हैं जी कौन सी लैंड होती है, लैंड इंप्रूवमेंट्स। ये इस तरह ना डिफरेंट आपको किस्म की लैंड्स दे सकता है पेपर में, नहीं तो ये टर्मिनोलॉजी दे सकता है। लैंड इंप्रूवमेंट्स का क्या मतलब होता है जी? इसकी हमारी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। सबसे पहले लैंड इंप्रूवमेंट का आपको पता है लैंड इंप्रूवमेंट क्या होती है? नो। एक आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलो। नहीं सर, नहीं पता लैंड इम्प्रूवमेंट का। लैंड इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कोई एक बैक यार्ड है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक स्विमिंग पूल बना दिया, तो उस लैंड को हमने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया एक किस्म का। इसकी मेजर एग्जांपल्स क्या होती हैं? पार्किंग लॉट्स, आप पार्किंग एरिया बना देते हो, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप उससे फायदा ले सकते हो, ठीक है। साइड वॉक्स बना दिए आपने, लैंड को इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। कोई इरिगेशन सिस्टम बना दिया, मतलब तो ये लैंड इंप्रूवमेंट्स आ गई हमारे पास, ठीक है। उनकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है और हम इसको क्या करते हैं, सिंपली डेप्रिशिएट करते हैं। कोई हमारे पास ये एक लैंड थी, उसके साथ हमने क्या कर दिया जी, इरिगेशन सिस्टम बना दिया, पानी का ऐसा निजाम बना दिया कि जो इर्द गिर्द घास लगी है ना उसके ऊपर वो पानी का छिड़काव करेगा। तो ये जो पैसे हमने लगाए इसको कहेंगे हमारी लैंड इंप्रूवमेंट है, और इसकी लाइफ लिमिटेड होगी, वो कभी ना कभी खराब तो होगा ही, आके चलता चलता बेचारा मर जाएगा किसी दिन। पार्किंग लॉट्स बनी हुई है, पार्किंग लॉट से भी कब कब तक फायदा उठाएंगे हम? हमारे पाकिस्तान में तो चलो 10 15 20 साल उठा लोगे फायदा, ये तो नहीं होगा कि आने वाली 600 साल की पुश्तें हमसे फायदा उठाएंगी उस चीज से। साइड वॉक्स बने हुए, ठीक है। तो ये एक किस्म की लैंड इंप्रूवमेंट्स है। तो ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी, आप लोगों को ना पता होनी चाहिए। तब हमें हमारा जो डिस्कशन का एलिमेंट रहेगा वो तकरीबन फ्री होल्ड लैंड रहेगी जिसको हमने डेप्रिशिएट नहीं करना। तो यहीं पर लेक्चर को रोक के अपने पास आपने इसको नोट डाउन कर लेना। तो मैं फिलहाल इसको मिटाता हूँ। हम पढ़ते हैं जी अपना 16वां सवाल। 16वें सवाल में वो भाई कहता है, वो कह रहा है ऑफिस की प्रॉपर्टी है जिसकी कॉस्ट है 5 मिलियन। ऑफिस की पूरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 5 मिलियन, जिसमें से जो लैंड है ना वो 2 मिलियन का है। तो हमने कहा अगर लैंड 2 मिलियन का है तो बाकी जो है वो बिल्डिंग होगी, तो वो खुद दिमाग से हम सोच लेंगे कि 3 मिलियन की बिल्डिंग होगी। तो ये 3 मिलियन की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को होना चाहिए डेप्रिशिएट, और इस लैंड को जो डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए। तो अब नीचे जाके देखते हैं, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग 3 मिलियन। हमने कहा ये तो हमें खुद पता लग गया था। द बिल्डिंग है एज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 50। भाई लैंड की यूजफुल लाइफ क्यों नहीं दी? हमने तो लैंड को भी डेप्रिशिएट करना था। फिर याद आया सर लैंड को तो डेप्रिशिएट ही नहीं करते, इसलिए उसने यूजफुल लाइफ दी किसकी है, सिर्फ बिल्डिंग की। तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लोगे कैसे जी? 3 मिलियन को डिवाइड करोगे 50 के ऊपर तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 50 साल, तो आपके पास जवाब आ जाएगा
ठीक हो गया बच्चों? जी ठीक है। आगे चलते हैं हम। और जो ये लेक्चर बाद में ले रहे हैं तो वो मेरी तरफ से इज्तमाही लानत कबूल करें। अच्छा जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज और पीरियड। क्वेश्चन नंबर 17 इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है। वो कह रहा है एक एंटिटी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फॉर इट्स ऑन यूज, अपने इस्तेमाल के लिए उसने बिल्डिंग बनाई है। ठीक है भाई, ये पीपी है, अपने इस्तेमाल के लिए ऑन गोइंग ऑपरेशंस को रन करने के लिए बनाई है। अच्छा, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन यकम जुलाई 2008 एंड ऑक्यूपाइड ऑन यकम सितंबर 2008। वो यकम जुलाई 2008 को जो है ना ऑक्यूपाई कर ली थी हमने। ठीक है, मतलब हम उसके, ये बनती रही बनती रही बनती रही, यकम जुलाई 8 के ऊपर आके ना यहाँ पे यकम, मत कर ऐसे मत कर, ये सारे पीरियड में ना आपकी बिल्डिंग बनती रही। ये डेट आई यकम जुलाई 8 की, हमने यहाँ आके ना कब्जा ले लिया, हमने अपना शिफ्ट कर दिया सामान वगैरह। सॉरी, यहाँ पे ये कंप्लीट हुई है और हमने उसको ऑक्युपाई किया कब, यकम सितंबर को। हम आए हैं जी सितंबर में, तो जुलाई अगस्त हमने क्या किया, वेले गुजारे हैं अपने पास ना बैठ के। द एंटिटी यूज द बिल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम बट देन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस डिसाइडेड ऑन यकम जुलाई 2015 टू शिफ्ट अ न्यू रेंटेड प्रीमिसेस, एक नई जगह पे चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ना अगले सवाल पे जाने से पहले ना, सबसे पहले डेप्रिसिएशन किस महीने से चार्ज करना शुरू करनी चाहिए। इस दिन ये काम कंप्लीट हो गया था, बिल्डिंग रेडी फॉर यूज थी, और इस दिन हम शिफ्ट हुए, मैनेजमेंट इस दिन शिफ्ट हुई है यकम सितंबर को। तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, इस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। बताओ आपका क्या विचार है इसके बारे में। जब रेडी टू यूज होगी है तब से ही करनी चाहिए। जी, रेडी टू यूज हमारे पास स्टैंडर्ड में वर्ड दिया गया, जब एक एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो ना, अवेलेबल फॉर यूज, ये लफ्ज याद कर लो, अवेलेबल फॉर यूज। अगर एक एसेट अवेलेबल है यूज के लिए और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप कह रहे हो हम जी थोड़ा सा इसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, हम थोड़ी कमर टेढ़ी हुई है हमारे मजदूरों की, हम 1 महीना उनको रेस्ट दे के फिर आएंगे और ऐसे होगा, हम इस्तकबाल करेंगे, हम वहाँ लंच बूफे करेंगे तो फिर आएंगे, तो स्टैंडर्ड कहता है कि हम इस चीज को नहीं मानते। जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज थी ना, उस दिन आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दोगे। और अगर मैं यही बात करूं कि इस दिन मिसाल के तौर पे ये जी 31 दिसंबर, या मैं इसको कर लेता हूँ 31 अक्टूबर, और ये आ गया जी 2 नवंबर। इस दिन हमने ना बिल्डिंग का जो है उसको सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन हमारी जो फिजिकल पोजेशन है ना, हमने इस दिन फिजिकल पोजेशन दी बंदे को। तो किस दिन हमें डिस्पोजल की एंट्री करनी चाहिए अपने पास। सेल वाले दिन। तो इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। पहले तो पहले वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डेट फ्रॉम विच डेप्रिसिएशन शुड बी कमेंस्ड। तो किस दिन कमेंस होने चाहिए, हमने कहा जी यकम जुलाई 2008 से कमेंस हो जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी, अवेलेबल फॉर यूज थी। अगली कहानी सुनते हैं। वो कह रहा है एंटिटी यूज द बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बड़े अरसे के लिए उसने इस्तेमाल किया। देन ड्यू टू एक्सपेंशन इज इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर वो ना एक नई नई बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे थे, एक्सपेंशन लेके आना चाह रहे थे। उसने डिसाइड किया यकम जुलाई 2015 को डिसाइड किया कि शिफ्ट करें न्यू रेंटेड प्रीमिसेस के ऊपर। ठीक है, द एंटिटी शिफ्टेड ऑन न्यू प्रीमिसेस ऑन यकम अगस्त, यकम अगस्त को नई प्रीमिसेस के ऊपर क्या हो गया जी, शिफ्ट हो गए। एंड डिस्पोज ऑफ द बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। लेकिन उसने बिल्डिंग को जो डिस्पोज किया 31 दिसंबर 2015 पे किया। तो बताओगे हमारी डेप्रिसिएशन किस दिन शुरू होनी चाहिए और किस डेट पे खत्म होनी चाहिए। अब आपके विचार क्या कहते हैं कि शुरू तो यकम जुलाई 2008 से हो जाएगी, खत्म कब होनी चाहिए, कि जिस दिन हमने न्यू प्रीमिसेस में शिफ्ट कर लिया या जिस दिन हमने बिल्डिंग को डिस्पोज ऑफ कर दिया। बता दो, कोई तुक्का ही मार दो। इस दिन ये शिफ्ट कहाँ किया है न्यू प्रेमिसेस वाला। यकम अगस्त 2015 को हम नई बिल्डिंग में चले गए। ठीक है, और लेकिन पुरानी वाली हमारी जो छोड़ दी। पुरानी बिल्डिंग थी ना, उसको हमने बेचा किस दिन, 31 दिसंबर पे। तो 31 दिसंबर पे होगा। हाँ, तो डेप्रिसिएशन हमने शुरू करनी है, माइक ऑफ करो। डेप्रिसिएशन हमने शुरू करनी है जब हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो।
डेप्रिसिएशन भाई को रोकना किस दिन है? डेप्रिसिएशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, एक बार ये स्टार्ट होगी तो ये किसी की बातों में नहीं रुकेगी। डेप्रिसिएशन एंड कब करनी है? जब भाईजान एसिड हमारा डिस्पोज हो जाए। वो रास्ते में कुछ भी बोलते रहे हम जी, थोड़े टाइम के लिए सैलाब आया, हमने बिल्डिंग को आहिस्ता आहिस्ता करके बंद कर दिया, हमारे मजदूर मरने लग गए थे, उनकी आसानी के लिए हमने ये कर दिया, जितनी मर्जी कहानियां स्टैंडर्ड वो करवाते रहे हमें मैनेजमेंट वाले। हमने डेप्रिसिएशन को अपने गले से बांध लो, ठीक है? लड़के गले से बांधने और लड़कियां अपने पल्लू से बांधने के डेप्रिसिएशन को हमने स्टार्ट करना है जिस दिन एसिड हमारा अवेलेबल फॉर यूज हो, चाहे हमने यूज किया हो कि ना किया हो। हम उस दिन से डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे और जिस दिन खत्म करेंगे जिस दिन हमारा एसेट वाकईतन हमारी डिस्पोज ऑफ हो जाए, उस दिन डेप्रिसिएशन को रोकेंगे। तो ये इस पूरे सवाल का नटशेल था कि भाई डेप्रिसिएशन कब चार्ज होनी चाहिए, 1 जुलाई 2000 से शुरू होके और 31 दिसंबर 2015 तक जानी चाहिए। तो ये रूल अपने पास लिख लेना। वो सवालों के अंदर कहानियां देगा बड़ी लंबी लंबी, एमसीक्यूज में छोटी छोटी बातें टेस्ट हो जाती हैं। अब आ गया जी चेंज इन एस्टिमेट, कि हमारे एस्टिमेट के अंदर कोई चेंज आ गया तो हम क्या करेंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, बस थोड़ा सा दिमाग अपनी खोपड़ी को हाजिर रखना। वो कह रहा है मॉडर्न फैब्रिक्स ऑन द मशीन विच ओरिजिनली कॉस्ट इसकी थी 30,000 और यकम जनवरी 2014, यकम जनवरी 2014 को हमने खरीदी और उसकी कॉस्ट थी 30,000 रुपये। हमने कहा ठीक है, और उस टाइम उसकी रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं थी। इट वाज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, 10 साल की यूजफुल लाइफ के ऊपर आपने इसको डेप्रिशिएट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड आपका है। हमने कहा ठीक है, बहुत आसान बात है। लेकिन क्या हुआ जी, 2017 के एंड पे एक धमाका हुआ। देखो, जब भी नॉन करंट एसेट में कोई काम होने लगे ना, तो उस काम वाले दिन तक पहले पहुंच जाओ। डिस्पोजल आए, रिवैल्यूएशन हो, कुछ भी हो, पहले अपने एसेट भाई को उठाओ और वहां पे पहुंचो। वो कहते हैं ना, जाए बकुआ पे पहले पहुंचो, फिर जाके देखो कि वहां पे हुआ क्या। हम कहते हैं जी, हम जाए बकुआ पे जाने से पहले यहाँ पे एसेट भाई को पकड़ते हैं, या लिखते हैं डेट, यहाँ लिखते हैं जी डिस्क्रिप्शन। हमने वो डेट पढ़ी नहीं कि वहां क्या हुआ, उस दिन क्या होना है, अभी देख लेते हैं आगे जाके। यहाँ आ गया जी हमारा एसिड भाई। चलिए एसिड भाई से पूछते हैं, एसिड भाई आपकी यकम जनवरी 2004 पे आपकी कॉस्ट कितनी है? तो एसिड भाई ने कहा 30,000। फिर हमने कहा 31 दिसंबर 4 आया होगा। आप एक साल गुजर गया तो आप डेप्रिशिएट होगे। डेप्रिशिएट कैसे होगे? कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की होगी। 30,000 में से रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो। और उसको यूजफुल लाइफ कितने पे डिवाइड किया होगा जी हमने? हमारी यूजफुल लाइफ 10 साल ही है, हमारे पास बीवी है 10 साल। तो ये डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। या जगह कम है तो निकाल लो मैं डेप्रिसिएशन 3,000। अच्छा, अगर मैं इसको एक ही बारी में निकाल लूं, मैं कहूँ कि मैंने यकदम, ये हुआ किस दिन है वाकया? 2017 4 इयर्स के बाद डायरेक्ट 4 इयर्स से करेंगे 12,000 आ जाएगी उसकी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, यहाँ से अच्छे बच्चों की तरह हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। हम क्यों इतनी लंबी वर्किंग में तीन 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 करके माइनस करें? बेवकूफ तो नहीं हम। तो बस यहाँ पे एक बार लिख लो 18,000 अपने, जी यहाँ याद दहानी के लिए लिख लो कि ये डेप्रिसिएशन। अपना अपना माइक ऑफ कर दिया करो, मेरी आवाज बार बार रिपीट होती रहती है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है जी 3,000। तो हमने यकम जनवरी 2014 पे खरीदा है। साहनिया जिस दिन होने लगा है वो है यकम 2017 का एंड, ठीक है? तो 2017 में मसला आया, तो 2017 में मसला आया। अब मसला जो आया ना, पहले हम 2016 तक जाते हैं। 3 साल की डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो एक साल की अगर 3,000 है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी जी? 9,000। ये मैं बताता हूँ कि मैंने एक साल की क्यों नहीं की। तो इसमें से मैं 9,000 माइनस करूंगा तो उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27,000। ठीक है, ये मैं पहुंच गया 31 दिसंबर 2016 के ऊपर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपका जो एट 31 दिसंबर 2017, व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2017 का, मर्दान फैब्रिक्स ने डिसाइड किया कि चेंज कर दे अपने डेप्रिसिएशन मेथड को, स्ट्रेट लाइन मेथड से चेंज करके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चली जाए और रेट इस्तेमाल करे 25%। तो हमने कहा अच्छा, अब वो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही थी, अब वो क्या करेगी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेगी।
तो 2017 की डेप्रिसिएशन तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकलनी चाहिए ना जी जी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड पे नहीं करी होती है। और हमने अगर चेंज इन एस्टिमेट आया था तो हमने पढ़ा था कि हमने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, पीछे के बारे में क्या हुआ कुछ नहीं सोचना, अगली डेप्रिसिएशन को हमने कैसे चार्ज करना है जो नया मेथड है। तो हमने कहा कुछ भी नहीं है, ये तो कोई मसले वाली बात नहीं। 31 दिसंबर 2017 की डेप्रिसिएशन निकलेगी कैसे, वो बुक वैल्यू पे रेट लगती है। तो बुक वैल्यू कितनी है जी 27,000, कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस की तो 31 दिसंबर 2017 तक के लिए बुक वैल्यू 27,000 और 25% हमारे पास रेट है, तो हमने जी डेप्रिसिएशन निकाल ली, आसान सी बात। और वो जी कितनी आई है जल्दी से बताओ। 6750। 20250 बुक वैल्यू। 20250। जी अच्छा जी, ये तो हो गया आपका सवाल। अच्छा जी, अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये था जी चेंज इन एस्टिमेट डेप्रिसिएशन का, अगर आपने मेथड ही चेंज कर दिया फिर इसके बाद अगला सवाल को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अगला सवाल कह रहा हूँ 1 जनवरी 2001 एयर लिमिटेड ने परचेज किया एसेट 10,000 रुपए का, रेजिडुअल वैल्यू जिसकी नील है, नील ये देखो नील। उसके बाद इंटेंडेड टू बी यूज 10 साल के लिए इस्तेमाल करना है, एंटिटी यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है। ठीक है आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे की इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में। जी दी हुई है। वो कह रहा है 1 जनवरी 2003 पे क्या हुआ, एयर लिमिटेड ने रिकंसीडर किया द यूजफुल लाइफ the use of its depreciation method and conducted that the straight line method is not appropriate। 2 साल गुजरने के बाद चंद को याद आया, किसी के ने और बंदे ने कहा कि प्यारे चंद मेरी मान, जो तेरी डेप्रिसिएशन का मेथड है ना वो तूने गलत चूज कर लिया था स्ट्रेट लाइन मेथड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आ जा, 25% रेट इस्तेमाल कर। तो ये वही सवाल है जो आपको ऊपर मैंने करवाया है, इसको देख लेना ठीक है। ठीक है ओके सर जी। इसमें कोई नई बात नहीं। इस वाले भाई को देखते हैं ये क्या कहता है। वगैरह चिनियोट इंजीनियरिंग, चिनियोट साहब से याद आया हमें एक बेवफा क्लास फेलो जो चिनियोट से ताल्लुक रखते हैं। तो शिराज जब आप ये देख रहे हो तो इस टाइम हम आपको याद कर रहे थे और दिल में बहुत सारी बद्दुआएं दे रहे थे। नॉट रिलेटेड टू स्टडी, नॉट बट रिलेटेड टू योर स्टूपिडिटी, बट यू हैव नॉट टेकन द क्लास। तो चलो आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, चिनियोट इंजीनियरिंग कह रहे हैं जी ऑन किया उसने एक मशीन विच ओरिजिनली कॉस्ट 60,000। चिनियोट इंजीनियरिंग ने एक मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2014 को। द मशीन वाज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10 साल की लाइफ के ऊपर, स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। उसकी रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ जी, मसला किस दिन आया, 31 दिसंबर 2017 पे जाके चिनियोट इंजीनियरिंग रिवाइज टोटल यूजफुल लाइफ फॉर द मशीन है 8 साल। उसने कहा कि भाईजान अब टोटल टोटल उसकी यूजफुल लाइफ रहेगी 8 साल। तो हम पहले इस चीज को समझते हैं। अब ना ये बड़ी मामूली सी ब्रीक सी बात है, इसको ना अक्सर लोग गलत कर देते हैं, अक्सर बेशतर गलत कर देते हैं। तो इसको ध्यान से समझना बात को। देखो चिनियोट इंजीनियरिंग ने 1 जनवरी 2000, यहाँ पे मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये आगे डेट डिस्क्रिप्शन और एसेट। 1 जनवरी 2014 को चिन्योट इंजीनियरिंग ने एक 60,000 रुपए का एसेट खरीदा। फिर आया जी 31 दिसंबर 2014, डेप्रिसिएशन बताओ जल्दी से। सो गए हो। नहीं सर। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी जी, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, नील नील दी हुई थी रेजिडुअल वैल्यू, नो रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, यूजफुल लाइफ 10 साल पे डिवाइड करो, तो 60,000 को सिक्स तकसीम थाउजेंड किया मैंने 10 पे। कहाँ बैठे हो, होश में नहीं हो। फिर 31 दिसंबर क्या आया 15,
फिर हमने दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज की कितनी 6000, फिर आया जी 31 दिसंबर 16, फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 6000, तो ऊपर हमें बुक वैल्यू तो निकालनी थी पहले, कितनी आई थी बुक वैल्यू इसको माइनस करने के बाद 48 48,000। फिर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की 16 की 6000, फिर जो मेरे पास बुक वैल्यू आई ना 42,000 जी 42,000। अच्छा अब जी वाक्य होने लगा 31 दिसंबर 16 तक हम बुक पहुंच गए, 31 दिसंबर 16 की जो बुक वैल्यू है ना, अब जी वाक्य हुआ है जी 31 दिसंबर 2017 पे, वो कह रहा है कि अब हमें पता लगा, कहाँ पता लगा हमें, कहाँ, ये रहा, हमें पता लगा, वो कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2017 पे हमें खड़े होके पता लगा, जब 31 दिसंबर 2017 की डेप्रिसिएशन निकालने लगे हो ना आप, तब आपको आवाज आई और पीछे से आपका जो अकाउंटेंट था उसने कहा सर जो आपकी टोटल, इधर लफ्ज देख लो क्या लिखा हुआ है, टोटल टोटल यूजफुल लाइफ जो है ना आपकी मशीन की 8 साल रह गई है, सिर्फ 8 साल है टोटल मशीन की लाइफ, 8 साल है। हमने कहा यार पहले तो तुमने बोला था 10 साल है, नहीं सर अब जो मार्केट कंडीशन है ना ये 8 साल गुजारेगा, 8 साल अब से ऑनवर्ड्स 8 साल गुजारेगा, या अब इसकी जिंदगी टोटल 8 साल है, उसने कहा सर टोटल 8 साल। तो हमने कहा अच्छा टोटल 8 साल है, तो ये 2014 का 1 साल गुजार चुका है, 15 का 2 साल गुजार चुका है, 16 का 3, मतलब 3 साल ये गुजार चुका है 8 में से, और अब इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 3 गुजार चुका है, 5 रह गई है, 5। समझ आई ये बात? जी। तो ये छोटा सा बारीक सा पॉइंट है, वो कभी आपको ऐसे वर्ड्स बोलेगा, कहेगा कि अब से ऑनवर्ड्स इसकी यूजफुल लाइफ इतनी रह गई है, कभी कहेगा कि टोटल में इतनी रह गई है, तो आपने ये देखना कि पीछे आप कितनी गुजारा है और रिमेनिंग कितनी रह गई है, आपने हर केस के अंदर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी है, ठीक है। इस इसका की पॉइंट क्या है कि आपने दिमाग के अंदर रखना है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए तो मैंने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी है हमेशा हर पॉइंट के ऊपर। तो बस कुछ भी नहीं करना अब इसके बाद, ये 42,000 है, इस 42,000 को हमने 5 साल के अंदर खत्म कर देना, डेप्रिशिएट कर देना, हमने कहना है 42,000 भाई, सॉरी 42,000 भाई को पकड़ने से पहले ना हम कहेंगे कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, देखो ये फार्मूला लिख दो अपने पास, इससे ना आपको भूलेगा नहीं। रिवाइज डेप्रिसिएशन आपने कभी निकालनी हो ना तो निकालना, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो, रिवाइज सब कुछ रिवाइज ले लेना, और यूजफुल लाइफ लेनी है आपने, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, इसको रटा मार लो या रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो हमने कहा जी हमारी कॉस्ट पहले कितनी दी थी 60,000, यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज कोई हुई नहीं, पहले भी कोई नहीं थी, यूजफुल लाइफ अब 5 साल रह गए सिर्फ, ये 60,000 जो है हमने इसको 5 साल में खत्म करना है, ये इसको इस तरीके से भी कर सकते हो आप। 12,000 आ रहा है। हाँ 12,000, सॉरी आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट, आपने इस बुक वैल्यू को खत्म करना है ना 5 साल, इसमें से जो हिस्सा है वो तो डेप्रिशिएट हो चुका है, 18,000 तो डेप्रिशिएट हो चुका है, 18,000 भाई तो चले गए, 6 12 और ये 18, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा अमेंड कर दें यहाँ पे, कॉस्ट नहीं, बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो आप इसको क्या करोगे, बुक वैल्यू कितनी आपके पास दी गई है 42,000 जीरो, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी 5, तो आप 42,000 को 5 में तकसीम करोगे तो क्या आएगा जवाब 8400। तो एक साल 8400 माइनस होगा, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, तो 5 साल बाद एसिड भी चीख मार के मर जाएगा और डेप्रिसिएशन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस एक एक ट्रिक बताता हूँ, जिस ट्रिक से मैं भी चीजों को याद रखता हूँ वो ट्रिक बता देता हूँ आपको। वो ट्रिक पता क्या है, आपने कभी भी एस्टिमेट के अंदर चेंज आ रहा है ना, आपने ये देखना है कि वो फ्यूचर्स की बात कर रहा है कि पीछे वाले साल में टोटल बता रहा है, तो उसने यहाँ बताया था कि आपके पास ना टोटल में जो आपकी यूजफुल लाइफ है ना 8 साल रह गई है, तो हमने कहा अगर 8 साल टोटल रह गई है ना, तो 3 तो हम गुजार चुके हैं, यानी 5 रह गई है। तो अब जिस दिन आप खड़े हो ना उस दिन के बाद आपके पास जो बुक वैल्यू बची हुई होती है ना, इसको आपने उस अरसे में खत्म करना है। अब ये ना हो कि आपके एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होगी और डेप्रिशिएट अभी भी होता जा रहा है, बात समझ रहे हो?
बात समझे? जी 5 साल बाद एसेट ने चीख मारनी है और उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जानी है, अंदर से वादा नहीं है जोर से चीख की, लेकिन इस डेप्रिसिएशन को ये जो पड़ी है बुक वैल्यू उसको भी 5 साल बाद खत्म हो जाना चाहिए, यानी नील हो जाना चाहिए, जीरो, किताबों में एसेट जीरो का नजर आना चाहिए। तो याद रखना, इस गुरु को याद रखना कि उस दिन की बुक वैल्यू ढूंढ लेना और उसको बुक वैल्यू को उस लाइफ पे तकसीम करना जो इसको खत्म कर दे। तो खत्म हमने 5 सालों में करना है तो इसको 5 से तकसीम करो। और अगर भूल जाओ तो याद रख लो बुक वैल्यू में से रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब उस डाटा किसी भी तरह दे सकता है। अगला सवाल पढ़ते हैं तो पता लगेगा। यकम जनवरी 2001 पे वाटर लिमिटेड परचेज किया उसने एसिड 12,000 रुपए का विद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 2,000 दी है जी। अब इंटेंडेड टू बी यूज 10 साल के लिए इस्तेमाल करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, 2003 का जब एंड आया, द यूजफुल लाइफ एंड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड, उसको रिव्यू किया गया। रिव्यू किया गया, हमने पढ़ा था ना कि हमने रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ को हर टाइम रिव्यू करते रहना, और अगर उसके अंदर कोई चेंज आए तो हमने इसको प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट भी करना। तो रिव्यू किया, इट वाज एस्टिमेटेड दैट द एसिड की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है ना, रिमेनिंग, आप देखो उसने क्या लिख के दिया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अब उसने टोटल नहीं लिख के दिया, उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 5 साल है। हाउ एवर द एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू है जो 3,000 पे पहुंच गई, पहले 2,000 थी वो 3,000 पे पहुंच गई। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सी बात है। यहाँ पे आते हैं, हम अपने फार्मूले को लगा के देखते हैं कि भाई हमारा फार्मूला लगता भी है। हमने कहा चन मेरी मन, ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। अच्छा जी, 2001 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये जी आ रही है हमारी कॉस्ट, हमारी कॉस्ट आ रही है कितनी, 12,000 रुपये का हमने खरीदा था ऐसे, ठीक है। अब 2001 की डेप्रिसिएशन में माइनस करता हूँ। 2001 की डेप्रिसिएशन कैसे निकली होगी, देखो 2001 की डेप्रिसिएशन ऐसे निकली होगी, कॉस्ट 12,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी जी 2,000, और यूजफुल लाइफ कितनी थी आपके पास 10 साल। भाई क्या होगी, 10 साल के ऊपर आपने इसको क्या किया, तो ये आपके पास आ गया जी 1,000। इसको जब आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, 11,000, ठीक है। फिर 2002 आया होगा, ये फिर डेप्रिशिएट हुआ होगा। 2002 में फिर वही डेप्रिसिएशन ऐसे निकली होगी, 2002 की डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस किया, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, और यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दिया, कितना जी 10। 2002 की डेप्रिसिएशन भी कितनी आ गई, 1,000। अभी हमारे पास एसिड किताबों में कितने का नजर आ रहा है 2002 के एंड पे, ये जिसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है 2002 के एंड, और ये 2001 के एंड के ऊपर आ रही थी नजर कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब जी मसला किस दिन आया, मसला आया जी 1 जनवरी 2003 पे। तो हम आगे जी, हम खड़े हैं अब 1 जनवरी 2003 पे। वो कह रहा है 1 जनवरी 2003 पे ना एसिड की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ना, वो 5 साल है। यानी कि अब ये जो 10,000 है इसको हमने 5 सालों में खत्म करना है। हमने कहा ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी 2003 की, हम कहेंगे जी ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू में से रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी, 3,000 रुपया, 3,000, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो भाईजान रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जब चेंज इन एस्टिमेट आया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई है, उसने कहा जी आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल रह गई। तो हमने इसको 5 से तकसीम किया तो हमारी 2003 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1400। 1,400, ठीक है। हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 8,600। बस अब 2004 की डेप्रिसिएशन निकाल रहे होगे तो बस फिर सिंपल, आपने 2004 में एस्टिमेट चेंज हुआ तो वही वही कॉस्ट आपकी कितनी है जी, सॉरी कॉस्ट कह रहा हूँ, इसी तरीके से निकलेगी अब आपकी डेप्रिसिएशन हमेशा। ये जो हमने इस तरीके से निकाली है कि 2004 में भी कैसे निकलेगी, बुक वैल्यू उसमें से माइनस कर दोगे रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू अब 2004 के एंड पे कितनी होगी जी 8600, उसमें से रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू हुई 3,000, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अब एक और साल गुजर गया तो जी 4 साल रह गए, तो आपके पास वही 14,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 1,400, ठीक है।
जी ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल ना समझ आओ ना तो पूछ लो, फिर ना मैं एक छोटी से जो की पॉइंट रह गया था वो की पॉइंट करवा के फिर मैं डिस्पोजल की तरफ आता हूँ। डेप्रिसिएशन की जितनी भी पेचीदगियां थी वो उसने सब कुछ पूछ ली, बता ली, सब कुछ कर लिया। कुछ नहीं रहता सर हो कुछ तो नहीं पूछ, पूछा। ठीक हो। अब मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट बताया था, वो दिन शॉर्टकट ना सही लगा नहीं, तो हम उस शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। जल्दी से शॉर्टकट को देख लेते हैं। आई थिंक अगर वो मैंने सवाल ना मिटाया, ये देखो ये बड़ा सवाल शायद, हाँ ये था जी सवाल जहाँ पे हमें थोड़ा सा मसला आया था। अच्छा, मैंने जो तमहीद बांधी थी ना, मैंने कहा था कि मैं इसको खत्म करते हैं। ये जी हमारा एसेट हमने खरीदा था 1 जनवरी 2021 पे, फिर वो डेप्रिशिएट हुआ 18,000, फिर क्या हुआ जी, अच्छा जी, फिर 31 दिसंबर 21 पे उसकी बुक वैल्यू आ गई, फिर दूसरी साल वो डेप्रिसिएशन हुआ 18,000 और उसकी बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2022। 2 साल गुजरने के बाद उसकी जो बुक वैल्यू आ गई वो 64,000। मैंने कहा था इसको ना करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। वो 2-3 तरीके क्या है, देख लेते हैं 2-3 तरीके। अच्छा, इस सवाल में मुझे याद पड़ता है कि जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू थी ना वो 10,000 थी। मैं यहाँ इसका डाटा लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। 1 लाख कॉस्ट थी आई थिंक, रेजिडुअल वैल्यू आई थिंक 10,000 थी, और यूजफुल लाइफ आई थिंक 5 साल। तो ये था हमारे पास जी डाटा। तो हमने अपना 31 दिसंबर 2022 पे अगर डायरेक्ट पहुंचना है तो वो तो बहुत आसान तरीका है, आप लोगों को पता है कि 2022 पे अगर आपने जाना है तो कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। कॉस्ट जी आपके पास दी है 1 लाख, डेप्रिसिएशन आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालनी है, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है जी 10,000, उसको यूजफुल लाइफ 5 साल तक सेम करो। क्या डेप्रिसिएशन आती है बताओ जरा। 18,000 आती है। जी सर 18,000 आ रही है। ठीक है, तो 18,000 डेप्रिसिएशन, हमने कहा कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम यहाँ कितने ले लेंगे जी, 2 साल की डेप्रिसिएशन ले लेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास ये 64,000 आ जाएगा। ठीक है सर, अगर हमने यही 18,000 डेप्रिसिएशन है यही निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? क्या इसको निकालने का स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई और तरीका भी है जी? है पड़ा, वो तरीका पता क्या, वो तरीके शॉर्टकट के ना 2 तरीके, मतलब एक ही तरीका है, एक में रेजिडुअल वैल्यू दियो और ये ना दियो। तो ये देखो, अगर तो रेजिडुअल वैल्यू सवाल के अंदर ना दियो कोई, या अगर रेजिडुअल वैल्यू दियो तो आपने क्या करना है, जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू उसको डिवाइड कर देना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के ऊपर, और अगर रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है तो आपने बुक वैल्यू में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देना और उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर तकसीम कर देना, तब भी आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। इस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, सॉरी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करके तो डेप्रिसिएशन निकलती है, इस इससे भी आराम से डेप्रिसिएशन निकल आएगी। अब हमारे सवाल में डेप्रिसिएशन दी वो दी हुई है रेजिडुअल वैल्यू, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो कि उस दिन नहीं सही हुआ था। बुक वैल्यू अब हमारे पास हमने निकालनी है जी अगले साल की डेप्रिसिएशन, अगर स्ट्रेट लाइन में तो अगले साल की भी 18,000 आनी चाहिए डेप्रिसिएशन, तो हम देखते हैं अगले साल की भी 18,000 आती है कि नहीं आती। हमने क्या किया, बुक वैल्यू को पकड़ा 64,000, हमने कहा हमारी रेजिडुअल वैल्यू 10,000, इसको डिवाइड कर दिया रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अभी तक 2 साल गुजर चुके हैं, 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 22, ठीक है, 2 साल गुजर चुके हैं, पीछे कितने रह गए, 3 साल, इसको डिवाइड करो 18,000 आता है। जी सुन रहे सर आ हो? सुन रही हूँ। जी आ रही है ठीक है, 18,000। ठीक है। तो हमारा यहाँ जो शॉर्टकट था, अब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का भी शॉर्टकट पढ़ लिया कि अगर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करो तब भी आपके पास डेप्रिसिएशन निकल आती है, या आपने डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो आप क्या करो, बुक वैल्यू में से रिवाइज जो रेजिडुअल वैल्यू उसको माइनस करो और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर दो।
अगर क्या नाम लेते हैं रिवैल्यूएशन कह रहा हूँ, रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई तो इसको 0 ले लो बस, तब भी आपके पास डेप्रिसिएशन निकल आती है। तो जी शॉर्टकट मेथड किस तरह, डेप्रिसिएशन इस तरह भी निकल सकती है, इस तरह भी निकल सकती है। बास टाइम ना वो आपको एसेट की कॉस्ट नहीं देता, ठीक है, एसेट की कॉस्ट नहीं देता कि एसेट आपने कितने का खरीदा था, तो वो आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि उस दिन की बुक वैल्यू उसमें से माइनस कर दो रेजिडुअल वैल्यू, और रिमेनिंग जो रहेगी आपकी यूजफुल लाइफ उसके ऊपर डिवाइड करना, ये फार्मूला आना चाहिए। अच्छा मैं अब छोटा सा ओवरव्यू दूंगा डिस्पोजल का, और आज मेरे नहीं ख्याल कि हम डिस्पोजल को कर सकेंगे क्योंकि पहले क्लास बहुत लंबी होगी। तो अब तक अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हो। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी ऐसे ही निकालना होगा ये रेजिडुअल वैल्यू? रिड्यूसिंग सॉरी, बैलेंस मेथड में मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मैंने आपको शॉर्ट बताया था ना, ये देखो पहले आप वो माइक ऑफ करो, मेरी आवाज में बहुत इको कर रही है। रिड्यूसिंग बैलेंस में हम क्या करते थे, ओपनिंग WDV के ऊपर रेट लगा देते थे, तब भी हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल आती थी। फिर मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस में आपको बताया था, RBM लिखना था, RDM लिख देता हूँ मेरे इसको बार बार। फिर मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ही कि कैरिंग अमाउंट आपकी कैसे निकलती है, कि कॉस्ट में से आप 100% में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज, ठीक है, और रेस्ट पावर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप यहाँ डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो 2003 की, तो इसका मतलब 1 2 3 गुजर चुके हैं, तो यहाँ पावर क्या लोगे 3। और अगर दूसरे साल के एंड के ऊपर आप कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हो तो फिर लोगे पावर 2। पहले साल के एंड में निकाल रहे हो तो पावर लोगे 1, 10 साल के एंड में निकाल रहे हो तो पावर लोगे 10। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर इसमें छोटी सी बात मैंने ये भी बताई थी कि ये जो आपके पास जो ये डेप्रिसिएशन का रेट दिया होता है ना, रेट ये पर एनम होता है, पर एनम, ठीक है। और अगर आपने कोई एसेट खरीदा है फॉर एग्जांपल ये कम जुलाई को, तो इसमें छोटी सी एडजस्टमेंट आपको ये करनी पड़ेगी कि 100% तो ऐसे ही आएगा, माइनस डेप्रिसिएशन का रेट है फॉर एग्जांपल 25%, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे साथ कि भाई ये जो रेट है ना 25% पर एनम है, तो मैं ठीक इसको क्या करूंगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसको 6/12 कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। और रेज टू पावर यहाँ पे क्या ले लूंगा एन, जितने नंबर ऑफ ईयर्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ये 6/12 हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही नंबर ऑफ ईयर्स लूंगा। अगर मिसाल के तौर पर ये हो रहा है ये कम जुलाई 2000, हम निकाल रहे हैं 31 दिसंबर 2001 के एंड पे, और हमने जो एसेट खरीदा था वो ये कम जुलाई को खरीदा था, तो हम इसी तरीके से इस तरीके से ले लेंगे कि यहाँ पे हम कर देंगे एन क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5, एन क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि हमने क्या किया लाइफ को 6/12 कर दिया ना, 0.5 आ जाए। समझ आ गई बात? ठीक है जी सर, आगे। चल अब ना डिस्पोजल को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा जो बेसिक डिस्पोजल है, मैं बेसिक डिस्पोजल से पहले ना आपको बेसिक डिस्पोजल ही रिवाइज करवाता हूँ, फिर वरना आपको भूल। बेसिक डिस्पोजल क्या होता था, मैं ना याद होगा आपको मैंने इन अकाउंट्स की बड़ी प्रैक्टिस करवाई है। अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम ये एसेट जो अब एसेट अकाउंट है वो दो तरीके से बनते हैं। हम अभी सिर्फ कॉस्ट मॉडल पढ़ रहे हैं, और कॉस्ट मॉडल हमें कहता है कि एसेट को कैरी करो हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस। हमने कॉस्ट को भी पढ़ लिया, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब एसेट आ भी गया, खरीद भी लिया, डेप्रिशिएट भी कर लिया, अब एसेट को बेचना है, किताबों से निकालना है, उसकी अकाउंटिंग सीखने लगे। भाई एसिड को एसिड का अकाउंट दो तरह से बन सकता है जी। सर पहले ब्रेक ले रहे हैं 15 मिनट, डिस्पोजल बाद में स्टार्ट करवा दीजिए। अच्छा 15 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।